तो हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे YouTube चैनल पे। तो मैं हूं आपकी वैष्णवी दीदी। फिर मैं आज एक नए लेक्चर के साथ आप सबके साथ आ गई हूं। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूं इस लेक्चर के अंदर आपका बायोमोलिक्यूल्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो है ही, और साथ में इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बायोमोलिक्यूल के जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं वही बनते हैं। बायोमोलिक्यूल में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बायोमोलिक्यूल से ही बनते हैं। तो ये टॉपिक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में जो मैंने आपको शेड्यूल के बारे में पिछले लेक्चर में भी जैसे बताया था, वैसे मैं आज एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ उन बच्चों के लिए जो हमारे चैनल पर नए हैं। तो यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे अमीन जो लेक्चर है वो हम पूरा कर चुके हैं, और इसके अलावा हम बाकी के भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर थे वो पूरा कर चुके हैं। बस हमारा एक बायोमोलिक्यूल ही लेफ्ट है, और तो बाकी सब कंप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद हम बायोमोलिक्यूल आज कर लेंगे कंप्लीट, फिर उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक करेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्यूशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा और केमिकल काइनेटिक्स हो जाएगा। और हाँ, एक और बात, जो डी एंड एफ ब्लॉक है उसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो थोड़ी सी हाई लेवल की है, मुश्किल नहीं है लेकिन है तो इजी लाइन बाय लाइन। लेकिन मैं अभी उसकी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपको आई थिंक कोई डाउट रहेगा नहीं उन सब चैप्टरों के अंदर। तो आप बिल्कुल घबराना नहीं कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी थोड़ी सी टफ होती है, मैं उसको भी अच्छे से अपने ट्रिक के मेथड से आपको समझा दूंगी, तो डरने की बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं आज अपना बायोमोलिक्यूल का चैप्टर। और इस बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में आज फिर मैंने वैसे ही अंडरलाइन करा है, हाईलाइट करा है, येलो से थोड़े कम इंपॉर्टेंट वाली लाइन और ग्रीन से थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली लाइन। मैंने तो इस पीडीएफ को इस तरीके से डिजाइन करा है कि आपको ये चैप्टर तो वैसे भी थ्योरी पे बेस्ड है, तो आपको नोटबुक या किसी नोट्स की जरूरत है ही नहीं, आप एनसीईआरटी से ही पढ़ो। और उसके अलावा जो नोट्स में लिखे रहते हैं वो भी मैंने यहाँ पे साइड साइड में मेंशन कर दिया एकदम शॉर्ट में, ताकि आपको समझ भी आ जाए और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। इससे पहले अगेन दो लाइन हो जाए। तो आज गाना है, ये थोड़ा सा यूनिक गाना है और मजेदार तो है ही ये, तो गाती हूँ मैं। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, क्या होगा, लाइफ बनेगी यार तवे पे फ्राई होगा, फ्राई होगा। रोल घुमाओ सीटी बजाओ, सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, भैया ऑल इज वेल। तो इसी ऑल इज वेल होप के साथ, इंटेंशन के साथ आज का लेक्चर बिगिन करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे हमने बायोमोलिक्यूल के बारे में बताया है। अब अगेन ये वाली यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ है उसमें बेसिक लाइन लिखी है, वो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, और मैंने यहाँ पे बायोमोलिक्यूल का भी मीनिंग जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो होता है बायो जो होता है लिविंग हो गया, और केमिस्ट्री हो गया। ये थोड़ी सी लाइन पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने हाईलाइट करा है। इट इज द हार्मोनियस एंड सिंक्रोनस प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी विच लीड टू, यानी अगर बायोमोलिक्यूल है उसी की वजह से हम लिविंग बींग जो है उनकी जिंदगी है। और ये मतलब बायोमोलिक्यूल एक ऐसा चीज है जो कि हार्मोन मतलब जो लिविंग बींग्स होते हैं उसके हार्मोन में भी कुछ चेंज लाता है, और किस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन लाता है, मतलब बाकी चीजों को कनेक्ट करके रखता है, जैसे लिविंग को नॉन लिविंग थिंग से। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मतलब जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है वो हम केमिस्ट्री में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब नॉर्मली एक तो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर हुआ, और दूसरा केमिकल कहाँ हुआ, हमारे सराउंडिंग में हुआ। तो जो बॉडी के अंदर केमिकल हुआ वो तो हम मेनली बायो वाले सब्जेक्ट में पढ़ लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट जो केमिकल हम खुद बना रहे हैं उनके लिए भी तो कोई सा चैप्टर होगा। और ये आगे चल के आप बायोकेमिस्ट्री नाम का एक वो होता है, सब्जेक्ट होता है, उसमें आप पढ़ते हो कि और डिटेल में थोड़ा पढ़ते हो। अगर आपको अभी इस चैप्टर में इंटरेस्ट आ रहा है तो आगे आप इस कोर्स को भी परस्यू कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल के साथ फिर लिविंग सिस्टम के साथ। एनसीईआरटी की लाइन तो चैप्टर की इजी है, लेकिन हाँ एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है और समझने में भी लगता है, लेकिन मैंने एकदम छोटे ट्रिक में चैप्टर समझाया। आप देखो कार्बोहाइड्रेट है, इसमें अगेन मैंने इंपॉर्टेंट लाइन हाईलाइट करी है कि केन शुगर हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, और इसका जो बेसिक फॉर्मूला है जो कि मतलब जब कार्बोहाइड्रेट का इनिशियली जो वो एक्सपेरिमेंट से हमने इसे फाइंड करा था, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फाइंड करा था, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि कुछ हो या ना हो हम तो कार्बोहाइड्रेट को इसी, अगर ये इस इक्वेशन को मानता है तो वो कार्बोहाइड्रेट है और नहीं मानता तो नहीं है। फिर उसके विरोधी भी आ गए, उसके अपोजिशन वाले लोग भी आ गए, वो कहते हैं कि भाई तुम चलो ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर जो होता है उसको फॉलो करता है, और भी बाकी सारे स्ट्रक्चर होते हैं वो भी इसको फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इसको फॉलो नहीं करते। तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है? और जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं वो 100% क्या कार्बोहाइड्रेट है? ये एक्सेप्शन हुआ।
और फिर ये वाली थ्योरी भी क्या हो गई, डिनाई हो गई। अब इसकी एक्सेप्शन क्या थी कि हमारा यहीं पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है, वैसे तो स्टार्च जो है मॉलिक्यूल, इसमें भी आप देखोगे तो इसमें भी इस फॉर्मूले पे तो बेस्ड नहीं है, तो क्या स्टार्च कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो तो है कार्बोहाइड्रेट। और साथ में इन्होंने एक रहमानोस का एग्जाम्पल लिया है, जो कि बोर्ड का या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मेरा मतलब है जी मेंस का या फिर नीट जैसे एग्जाम का। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे कहता है कि कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। हम कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वो होते हैं जिसके चारों कार्बन अलग होते हैं और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, और साथ में कायरलिटी नेचर वाला जो था वही ये बात लिखी हुई, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड सच एज यूनिट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। फिर ये कहते हैं द मोस्ट कॉमन शुगर यूज इन आवर होम, जो हम घर में चीनी यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, सुक्रोज यूज करते हैं, वेयर एज द शुगर प्रेजेंट। लेकिन जो दूसरे तरीके का शुगर जो कि मिल्क के अंदर पाया जाता है उसे हम लैक्टोज कहते हैं। और फिर साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड सैक्राइड हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट को हम सैक्राइड्स भी कह देते हैं, इसलिए हमने इसी सैक्राइड के बेसिस पे यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड करा, दैट इज और मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड एंड वन इज और पॉलीसैक्राइड। तो मोनोसैक्राइड में वही होगा कि जो हमारा कार्बनों को ज्यादा से ज्यादा दो से या फिर एक से दो से तीन भी कह सकते हो, इतने ही चेन के कार्बन से वो बना हुआ होगा। अबाउट 20 मोनोसैक्राइड आर नोन टू अकर इन द नेचर। सब मतलब अगर मैं टोटल काउंट करूं कि मोनोसैक्राइड का इस अर्थ पे कितना मतलब वो अकर करते हैं, तो 20 मोनोसैक्राइड जो होता है वो अर्थ पे अकर करता है। फिर ये कहते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, अब उसके नाम लिख दिए इसने। फिर ओलिगोसैक्राइड हो जाएगा, ओलिगोसैक्राइड जो होता है। और ये भी कहता है कि ये जो होता है, एक ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है मोनोसैक्राइड की कि ये हाइड्रोलाइज्ड, हम क्योंकि इतना छोटा मॉलिक्यूल है इसमें अगर हम पानी डाल भी दे तो इसका मॉलिक्यूल टूटता नहीं है आसानी से, लेकिन यही ओलिगोसैक्राइड में पानी डाल दे तो टूट जाएगा। और इसमें 2 से लेकर के कम से 10 मोनोसैक्राइड यूनिट से बना हुआ रहता है। इसके एग्जांपल डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड एंड और टेट्रासैक्राइड। नेक्स्ट ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज वेयर माल्टोज गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ ओनली ग्लूकोज। यानी ये कहता है कि हमारा सुक्रोज जो है वो, तो अगर मैं सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुक्रोज जो है वो एक तरीके का डाइसैक्राइड है, दो चीजों से मिलकर के बना है, दो सैक्राइड से मिलकर के बना है। तो अगर मैं उसका टुकड़ा कर दूं तो किसका फॉर्मेशन होगा, एक ग्लूकोज का और एक फ्रुक्टोज का। जबकि माल्टोज का अगर ही ऐसे मैं हाइड्रोलाइज करूं तो दो उसमें ग्लूकोज ही बनेंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल इन्होंने बोला है, लेकिन इसके बारे में डिटेल मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इन सबके स्ट्रक्चर बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे अब और लाइनें पढ़ते हैं, फिर देखेंगे क्या क्या है। पॉलीसैक्राइड जो होता है, पॉलीसैक्राइड में क्या हो जाएगा, पॉलीसैक्राइड में एक और बात होती है कि इसका नेचर जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। अब इसके एग्जाम्पल में तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा, गम्स हो जाएगा। और फिर ये भी कहते हैं कि जब ये नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर है, नॉन शुगर है ये, तो ये इसका टेस्ट जो होगा स्वीट नहीं होगा। अब शुगर और नॉन शुगर में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ से समझो कि यहाँ पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है, जबकि नॉन शुगर जो होता है नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर अगला ये कहते हैं कि ये वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, और जबकि नॉन शुगर जो होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा। ये स्वीट इन टेस्ट होता है, जबकि नॉन शुगर नॉट स्वीट इन टेस्ट होता है। यहाँ पे ये भी कहते हैं कि शुगर जो होता है ओलिगोसैक्राइड है, मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जबकि नॉन शुगर के पॉलीसैक्राइड एग्जाम्पल हो जाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पे मैंने डीऑक्सीराइबोज और राइबोज का भी स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर अभी आपके आगे ही काम आएगा। और एनसीईआरटी में भी ये स्ट्रक्चर मेनली बन रखा है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको सिंपली एक 5 पेंटोज शुगर बनाना है नॉर्मली। अब उस पेंटोज शुगर में यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे, यहाँ पे राइबोज लिखा है तो यहाँ पे पहले एक OH ग्रुप लगाओ, फिर नीचे H लगाओ, फिर H लगाओ, फिर OH लगाओ, फिर H लगाओ, OH लगाओ। यानी ये वाला बॉन्ड जो होगा वो तो राइबोज के केस में बिल्कुल सेम होगा कि ऊपर H आ गया, नीचे OH हो जाएगा। और ये भी बात ध्यान रखना कि जो अगर मैं OH नीचे लगा रही हूँ इसका मतलब ये OH की पोजीशन, अगर मैं इसकी ऐसी वाली चेन बनाऊं तो OH की पोजीशन मेनली कहाँ पे बन रही होगी, राइट हैंड साइड पे बन रही होगी, इसलिए मैंने इसको कहाँ पे लगाया हुआ है, एकदम नीचे की तरफ लगाया हुआ है। फिर अगला मैं अगर इसमें और देखूं कि और क्या क्या लाइनें लिखी हुई है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड वाले पोजीशन पे हम मूव करे होंगे, जब थर्ड वाले पे मूव करेंगे फिर इसका H जो होगा ऊपर आ जाएगा, फिर OH हो जाएगा। इसी तरीके से इन्होंने अरेंज कर रखा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 5 है। और दूसरी बात ये भी है कि डीऑक्सीराइबोज जो है वहाँ पे ये 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे डीऑक्सीराइबो और राइबोज में कहाँ पे डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस है एक जगह पे, कहाँ पे, सेकंड वाले पॉइंट पे। अब अगर मैं ये सेकंड वाले पॉइंट की बात करूं तो सेकंड वाला पॉइंट किस तरीके से डील करेगा कि देखो, यहाँ पे तो डी बोला है ना मैंने, डी का मतलब क्या हो गया कि एब्सेंट। एब्सेंट है क्या चीज, ऑक्सी वाला ग्रुप। ऑक्सी वाला ग्रुप एब्सेंट है तो यहाँ पे OH तो आएगा ही नहीं, दोनों साइड हमने क्या लगा दिया, H लगा दिया। और जबकि राइबोज के केस में हमने क्या लगाया था, H और OH लगाया था। इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर अगला हो जाएगा पॉलीसैक्राइड।
स्टार्च ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। फिर आगे मूव ऑन करेंगे। फिर लिखा है ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूसिंग फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेटेड आर रेफर टू एज रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसेक्राइड वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। ये कहता है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि मतलब जिनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो रिड्यूस कर दे किसको, फैलिंग सॉल्यूशन को, टॉलिन रिएजेंट को। हमने फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलिन रिएजेंट ये सब पढ़ा हुआ है अपने किस चैप्टर में, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में। तो फैलिंग वाला जो होता है वो तो हमने पढ़ा था कि ये वैसे तो एल्डिहाइड के साथ मेनली रिएक्शन करते हैं, लेकिन कीटोन के साथ भी कभी कभी रिएक्शन कर देता है। और ऐसे ही हमारा जो टोलिन रिएजेंट है वो भी रिएक्शन करता है, लेकिन ये एल्डिहाइड के साथ ही करता है, इसलिए हम इसे क्या कह देंगे, रिड्यूसिंग शुगर कह देंगे। फिर अगला हो जाएगा ऑल मोनोसेक्राइड वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। अगर हम देखें तो सारे के सारे मोनोसेक्राइड होते हैं वो एल्डोज और कीटोज कंटेन करते हैं, इसलिए इनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो रिडक्शन कर सके। फिर अगला मोनोसेक्राइड आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द कार्बन आइटम एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। इफ द मोनोसेक्राइड कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप इट इज नोन एज एल्डोज, एंड अगर उसके पास अगर कीटोन वाला ग्रुप है तो उसे हम क्या कह देंगे, कीटोज कह देंगे। फाइन। फिर इसके आगे हम मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे जो भी ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस है, मैंने सबका भी यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख दिया है। अगर आपको जानना हो तो जान लेना, वैसे ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही ये आता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है उसके आगे मैंने एल्डो लगाया है, और जिसके अंदर कीटोन ग्रुप है उसके अंदर मैंने कीटो लगा दिया। यानी कि अगर इसी ट्रायोस के आगे अगर एल्डो लगा दो तो एल्डिहाइड लगा दूंगी, और कीटोन लगा दो तो कीटोन लगा दूंगी। इसी तरीके से इन्होंने पूरा लिखा हुआ है एल्डो हेप्टोस तक, कीटो हेप्टोस तक। मूव ऑन करेंगे। फिर अगला है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब हम ग्लूकोज मतलब कितने तरीके से बना सकते हैं उसके बहुत सारे रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन तो हमने पहले ही लाइन में चैप्टर के पढ़ा था कि ग्लूकोज को बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सुक्रोज का यूज करेंगे। और सुक्रोज कैसे बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनेगा। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज से इसने बना तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में भी बहुत सारी वेरायटी होगी। अभी हम जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर करेंगे जो कि एक साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर होता है, बोर्थ स्ट्रक्चर और जितने भी स्ट्रक्चर है वो करेंगे, तब हम जानेंगे कि अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन अभी तक आप इतना जान जाओ कि अगर मैंने सुक्रोज लिया है तो वो हमेशा किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर या फिर बीटा डी फ्रक्टोज के अंदर होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। फिर अगला है कि स्टार्च से हम इस वाले कंपाउंड को बनाते हैं, ग्लूकोज की हमें सिंथेसिस करनी है। तो इसमें हमने क्या ले लिया, जो हमारा स्टार्च वाला मॉलिक्यूल था, स्टार्च का फॉर्मूला याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। और स्टार्च की जगह अगर सेलुलोज हो तो वो भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। फिर वाटर डाला इसके अंदर, फिर H पॉजिटिव डालेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। मूव ऑन करेंगे। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखूं तो यहाँ पे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में वैसे तो इन्होंने अभी थोड़ा छोटा बताया, अभी आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इसमें यही है कि 4 मॉलिक्यूल की तो हमारी नॉर्मल एल्कोहलिक चेन हो जाएगी, और साथ में यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप सबसे टॉप पे, और नीचे फिर एक और जो हमारा एल्कोहलिक वाला ग्रुप है वो चीज जुड़ करके लग जाएगा। और अभी आप ये क्वेश्चन करोगे कि इसमें OH और H की पोजीशन क्या है, तो अभी हम आगे ही थोड़ा बताएंगे। फिर अगला है एल्डोहेक्सोज हो जाएगा, जो जिसे हम क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज कह देते हैं। फिर अगला है लार्ज कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, नेमली स्टार्च एंड सेलुलोज, जिसे हम कह देंगे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसके अंदर, अर्थ के अंदर, यही वाला ग्लूकोज हो जाएगा। आप ये सोच रहे होगे कि मैं स्पीड में पढ़ा रही हूँ तो कोई अब लास्ट मोमेंट पे तो आप स्पीड में ही चाहोगे, ताकि आपकी एक एज एन रिवीजन की तरह मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको डिटेल चीज जानना है तो आपके जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको डिटेल लेक्चर्स भी लेके आऊंगी, तब आप डिटेल में समझ लेना। लेकिन अभी स्पीडली करते जाओ, क्योंकि आपके लिए पास तो बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, एक सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, तो आप उन सब्जेक्ट को भी टाइम दोगे, इसलिए हम तेजी से कर लेते हैं। फिर इसमें मैंने HI डाला, HI डाला तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हुआ तो हमारा डायरेक्टली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनहेक्सेन, बिना किसी दिक्कत के साथ। हमने किसको पहले लिखा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिखा किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज को अगर मैं रिडक्शन कर दूं तो मेरा किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एनहेक्सेन का, और इन द प्रेजेंस ऑफ HI हो जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर ग्लूकोज रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, किसका फॉर्मेशन करने के लिए, ऑक्साइन। ऑक्साइन और हाइड्रोक्सिल अमाइन की डिटेल एल्डिहाइड में पढ़ी थी। साइनाइड और आइसोसाइनाइड हाइड्रेन हो जाएगा रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड। ये रिएक्शन अगेन मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, उसके अंदर मैंने क्या डाला है, हाइड्रोक्सिल अमाइन डाला। हाइड्रोक्सिल अमाइन डाला तो किसका फॉर्मेशन हो गया, ऑक्साइन का फॉर्मेशन हो गया। अब हाइड्रोक्सिल अमाइन आप ऐसे ध्यान रखना कि जब NH2OH के साथ है तब तो हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलेंगे, लेकिन जब NOH मतलब इसका जो H2 है वो तो रिमूव हो गया, जब NOH आ गया तो उसे हम क्या कह देंगे, ऑक्साइन कह देंगे। ऐसे ही साइनोहाइड्रेन के साथ भी हमने कहा करा होगा। इसमें तो कॉमन सी चीजें पॉजिटिव नेगेटिव, और ऐसे ही एल्डिहाइड का हमने क्या करा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव करके इसको सॉल्व करके फिर हमने अरेंज करा होगा, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। फिर एक और बात, इन दोनों के अंदर जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से ही तो ये रिएक्शन शो कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन हमें यही बताता है कि हाँ इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनाइल कार्बन है, इसी वजह से ये रिएक्शन शो कर रहा है। फिर अगला ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन हो जाएगा। देखो ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज
ग्लूकोज का मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोनिक एसिड। अब बच्चों को दिक्कत होती है ग्लूकोनिक एसिड और सैक्रिक एसिड में। तो ग्लूकोनिक एसिड में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ऊपर जो होगा वो हमारे पास एक तो हमारा होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और जो दूसरा होगा वो हमारा यहाँ पे होगा अल्कोहलिक ग्रुप। फिर अगला है एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अभी हम सैक्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड के बारे में और आगे पढ़ेंगे। एसिटाइलेशन में सिंपल सा रिएक्शन है कि हमने किसको ले लिया, यहाँ पे हमने किस मॉलिक्यूल को लिया, ग्लूकोज को लिया, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है, एक बार फिर बता देती हूँ। ये है हमारा एसिटिक वाला एनहाइड्राइड, ठीक है। अब इसमें चेन में आप बढ़ा भी सकते हो या फिर कम भी कर सकते हो, लेकिन इसका इतना स्ट्रक्चर तो फिक्स ही होगा। अब मैं यहाँ पे CH3 की जगह R लिख देती हूँ ताकि आप चेन को बढ़ा सको या फिर घटा सको। और इन्होंने भी यहाँ पे यही रिएक्शन करा है, तो इस रिएक्शन में आपको ये रिमेंबर करना है कि एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, अल्कोहल पे। और अल्कोहल पे बेस्ड है तो रिमूव भी किसको कर रही होगी, सब्सटीट्यूट भी किसको कर रही होगी, अल्कोहल को। तो जितने भी अल्कोहल जहां भी लगे हुए सबको सब्सटीट्यूट करके इसने अपना एसिटाइल ग्रुप लगा दिया। इस तरीके से रिएक्शन खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जो ऑक्सीडेशन सैक्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड है, तो जो नॉर्मल हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है उसको भी अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, बस अब डिफरेंस इज दैट कि अगर मैंने HNO3 से करा तो मेरा ऊपर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और नीचे भी बनेगा। इससे ये पता चलता है कि HNO3 जो होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसने ऊपर भी ऑक्सीडाइज कर दिया, नीचे भी ऑक्सीडाइज कर दिया। सिमिलरली अगर मेरे पास ग्लूकोनिक एसिड था उसका भी मैं ऑक्सीडेशन करती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो ये ही सेम कंपाउंड बनेगा। रीजन इज दैट कि HNO3 अगेन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरीके से मतलब चेंज हो रहा है, कि जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ पे OH ग्रुप हो गया, फिर दोनों साइड OH हो गया। अब इन्होंने भी वही चीज बताई है कि ग्लूकोनिक एसिड से सैक्रिक एसिड कैसे बना, वही चीज है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा था। फिर ये कहते हैं, अब देखो डी पॉजिटिव और वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, पहले रेड लाइन वाला पढ़ते हैं फिर इधर वाला पढ़ेंगे। तो ये कहते हैं अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज हो जाएगा, अल्फा और बीटा पोजीशन ऑफ OH ग्रुप हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा D एंड L। अब देखो अल्फा और बीटा पोजीशन ये होती है जिस तरीके से मैं अगर OH ग्रुप को लगा रही हूँ, अभी मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो अगर OH ग्रुप जो है वो हमारे राइट हैंड साइड लग रहा है, दो केसेस हो सकते हैं, या तो OH ग्रुप राइट हैंड साइड लग रहा है या फिर लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है। तो ऐसे समझो ये तो अल्फा पोजीशन हो जाएगी और ये बीटा पोजीशन हो जाएगा। अब ऐसे याद कर सकते हो कि जो बेटा होता है यानी जो लड़का होता है वो हमेशा क्या करता है, उल्टे काम करता है। उल्टे काम करते तो ये किस साइड की तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा। और जो अल्फा होता है वो अल्फा जो होगा राइट हैंड की तरफ काम आएगा। तो बी से याद कर लेना बेटा, उल्टा उल्टा यानी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। फिर अगला हो जाएगा DL रिप्रेजेंट करेगा कॉन्फिगरेशन ऑफ OH ग्रुप एट लास्ट कायरल कार्बन। D और L से कभी भी ये मत समझना कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और L जो होता है वो लीवो रोटेटरी। और जो स्मॉल DL था उसकी भी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको ऑर्गेनिक के ही फर्स्ट चैप्टर में हेलो एल्केन वाले में की थी। लेकिन यहाँ पे D और L ये कभी भी नहीं होगा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी है, नहीं। ये सिर्फ कॉन्फिगरेशन बताती है, वो भी किसकी, OH कॉन्फिगरेशन इन द सेंस की OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड आएगा, राइट हैंड साइड आएगा, ये चीज बताता है ये एट लास्ट कायरल कार्बन। और वो भी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में नहीं कि हाँ पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ले लिया उसी में बता रहा, नहीं वैसे नहीं बताएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बताएगा लास्ट वाले कायरल कार्बन पे। और लेकिन अगर मैं किसी के साथ प्लस लगा दूं तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, माइनस लगा दूं तो लीवो रोटेटरी कह देते हैं। आई थिंक आपके जो ये वाले ये जितने भी टर्म्स होते हैं इसमें बच्चों को नॉर्मली डाउट रहता है, ये तो आई थिंक ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद लिखा होगा दे आर ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू D एंड L। अभी उन्होंने भी वही वाली बात कही है जो मैंने कही थी। अब ये थोड़ा सा हाईलाइट पढ़ लेंगे। D बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कॉन्फिगरेशन। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द D एंड L हैज नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई भी रिलेशन है नहीं। ये क्या शो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिगरेशन ऑफ द OH ग्रुप हो जाएगा। अभी किसका स्ट्रक्चर है, ग्लिसरल एल्डिहाइड एंड माइनस जो है वो ग्लिसरल एल्डिहाइड। एक इसका मतलब ये प्लस, और प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी। एंड OH ग्रुप जो है वो हमारे किस साइड को है, राइट हैंड साइड को है। तो इसे हम क्या वैसे कह सकते हैं, अपने टर्म्स में बता रही हूँ, इसे अल्फा कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, बीटा कह सकते हैं। फिर इसी तरीके से डीकॉन्फिगरेशन पैराग्राफ उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, और ना ही बोर्ड के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ चुका है। स्ट्रक्चर बेशक से पूछा हो बायोमॉलिक्यूल से, लेकिन ये क्वेश्चन तो नहीं आया है। फिर अगला हो जाएगा एज इन पॉजिटिव ग्लूकोज हो जाएगा, OH ऑन द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन इज ऑन द राइट साइड। अब इन्होंने भी प्लस माइनस के हिसाब से वो बताया है कि मतलब किस तरीके से हम डील करेंगे। फिर इन्होंने बोला है, फिर ये कहते हैं अदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम ऑफ द ग्लूकोज आर नॉट कंसीडर फॉर दिस कंपैरिजन। अगर मैं देखूं जो बाकी के एसिमेट्रिक कार्बन है उसको तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रही। अब ये देखो मैं इसी स्ट्रक्चर से आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी कि मान लो ये हमारा ग्लिसरल एल्डिहाइड है, यहाँ पे मैंने इसके भी एल्डिहाइड ऊपर ग्रुप लग रखा है, इसके भी एल्डिहाइड लग रखा है, और दोनों के अंदर टेंडेंसी है कि ऑक्सीडाइज हो सकता है। क्योंकि अभी तो ये ओपन है ना, लेकिन अगर मैं अभी इसी साइक्लिक बना दूं इस ग्लूकोज को तो कोई रिएक्शन भी नहीं कर पाएगा ये, मतलब अभी तो ओपन है। तो
तो आसानी से कर सकता है। और अब आप मेरे को बताओ कि अगर OH ग्रुप जो है वो अगर राइट हैंड साइड है तो फिर मैं इसे क्या बोलूंगी, बीटा बोलूंगी? नहीं, बीटा नहीं बोलूंगी, क्या बोलूंगी? कमेंट में लिख के बताना मेरे को। फिर अगला हो जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज हो जाएगा। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज में अगर हम देखें तो ये जितनी भी लाइन है ना वो सारी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये जितने भी पॉइंट है वो सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसने यही कहा होगा कि ये जो है हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके अंदर ये टेंडेंसी नहीं है कि वो उसके बेस को भी रिड्यूस कर सके और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन कर सके। रीजन इस दोनों का रीजन सेम है कि ओके इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। मेनली जो ग्लूकोज होता है वो चेन में रिंग में अकर करता है, तो इसी वजह से ये रिएक्शन नहीं शो कर रहा है। फिर उसके बाद हो जाएगा पेंटासिटेट ऑफ द ग्लूकोज। ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि जो पेंटासिटेट होता है ग्लूकोज का वो रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, क्योंकि उसके अंदर क्या चीज एब्सेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट है। और जो पेंटासिटेट था उसके अंदर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि उसमें मैं रिमूवल भी कर रही थी, तो किसके साथ मतलब सब्सटीट्यूट कर रही थी, तो OH के साथ ही कर रही थी सब्सटीट्यूट। तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो था वो फ्री वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप था। ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि हाँ ऊपर तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, हाँ वो तो प्रेजेंट रहेगा ही, लेकिन वो फ्री है कि नहीं वो मैटर करता है, वो फ्री ही नहीं है तो फिर वो रिएक्शन कहाँ से शो करेगा। फिर कहता है कि अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हो जाएगा ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज एट 303 केल्विन, वाइल द बीटा फॉर्म जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमें इतना है। देखो बीटा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट क्या था, ज्यादा था, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम, मतलब अब ये वही बात कर रहे हैं कि हम इसको कैसे, इसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से ऑब्टेन कर सकते हैं और इस वाले को हम किससे ऑब्टेन कर सकते हैं, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन से। और एक और बात इंपॉर्टेंट चीज ये समझो कि हमारे पास दो फॉर्म है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म है ग्लूकोज के। अब आप तो यही सोचोगे कि अल्फा पहले आता है तो अल्फा ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्फा फॉर्म कभी भी उतना स्टेबल नहीं होता जितना कि बीटा फॉर्म होता है। और अगर मैं सच बताऊं तो नेचर के अंदर भी ज्यादातर हमें कौन सा फॉर्म देखने को मिलता है, ग्लूकोज का बीटा फॉर्म ही देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 63% जो होता है वो नेचर के अंदर अकर करता है। फिर ऐसे ही हो जाएगा हमारा हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। अब इसी में इन्होंने बोला है कि अगर मान लो कि मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊं तो उसमें हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कैसे होगा वो भी मैं अभी बताती हूँ। और उसमें 6 मेंबर्ड का रिंग होता है, ये तो आपको पता ही होगा, और 5 जो होता है वो रिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब एक कार्बन जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। अब इन्होंने अल्फा डी ग्लूकोज बनाया और बीटा डी ग्लूकोज भी बनाया। अब देखो हेमी एसिटल का मतलब क्या है वो समझाती हूँ मैं। हेमी एसिटल एल्डिहाइड चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारा R होगा और उसके साथ जो होगा वो OH ग्रुप होगा, मतलब आधा ही OH ग्रुप होगा और एक साइड ये फिर R से कनेक्ट होगा। यानी इसके अंदर मतलब एक R होगा और एक OH ग्रुप होगा, तो इसे हम क्या करेंगे, हेमी एसिटल। और इसे मैंने अगर हेमी एसिटल कहा है तो ये ग्लूकोज में मैं बताती हूँ कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको कहाँ पे हेमी एसिटल मिलेगा। और अभी जब ये बॉन्डिंग फॉर्म करेगा तो उस स्ट्रक्चर में मैं बताऊंगी। तो हेमी एसिटल बॉन्ड ऐसे कि ये समझो, ये देखो सी है, सी के साथ कौन सा चीज कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे CH2 भी कनेक्ट हो रहे हैं, ये रहा CH2, ठीक है। और सी के साथ ही क्या चीज कनेक्ट हो रही है, OH कनेक्ट हो रही है, और यहाँ से H भी कनेक्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि हाँ हेमी एसिटल हुआ। तो वो वही कह रहा है कि 6 मेंबर होंगे, 5 की रिंग होगी और हेमी एसिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अल्फा का तो मैंने बता दिया OH ग्रुप के नाम से, और डी भी मैंने बता दिया कि कॉन्फिग्रेशन ऑफ OH ग्रुप के लिए हो रहा है। और पॉजिटिव से आप बताओ क्या होगा, पॉजिटिव से, पॉजिटिव इन द सेंस कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव लगा हुआ है तो ये भी कैसा हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब ये रिंग जो है वो ये मतलब बनेगा यहाँ से ऐसे करके। आपको इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर एकदम बेसिक है, एकदम सिंपल है कि पहले वाले पे OH लगाओ, फिर इस वाले पे भी OH लगाओ, फिर थर्ड पोजीशन पे इसकी चेंज हो जाती है, मतलब रिवर्स हो जाती है, H को इधर और OH को इधर, फिर H को फिर नॉर्मली जैसे आप लिखते हो वैसे ही लिखते जाओ और लास्ट वाले को एकदम खाली सा छोड़ देना। तो ये अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 5 मेंबर्ड की ये चेन होती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर कहता है कि क्लोरीन कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, C1 जो होगा उसे हम एनोमेरिक कार्बन कह देंगे। अब एनोमर्स और आपका जो एपीमर्स होता है उनमें मेनली डिफरेंस क्या होता है। एनोमर्स से ये समझ लो कि ए पहले आता है, ए पहले आता है तो इसलिए हम फर्स्ट कार्बन के बारे में जो कुछ भी बात करेंगे तो वो एनोमर के अंदर आएगा, ठीक है। अब वो बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं एपीमर की बात करूं तो पहले कार्बन को छोड़ करके जितने कार्बन बच गए उसकी बात मैं एपीमर के अंदर करूंगी। अगर मैं एनोमर की बात करूं तो एनोमर में देखो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर है और इसमें भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन क्या है, फॉर्मूला डिफरेंट कॉन्फिगरेशन है एट एनोमेरिक कार्बन। यानी कि पूरे कार्बन में से जो सिर्फ एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन इन द सेंस फर्स्ट कार्बन जो है उसके अंदर जो हमारी कॉन्फिगरेशन होगी, कॉन्फिगरेशन इन द सेंस की मैं यहाँ पे OH ग्रुप की ही बात कर रही हूँ, वो कॉन्फिगरेशन अलग होगी। और एपीमर में ये होता है कि हमारा ऊपर का कॉन्फिगरेशन सेम है लेकिन फर्स्ट वाले कंपाउंड का सेम है, लेकिन मतलब कॉन्फिगरेशन में चेंज कहाँ पे आ रहा है, जितना भी एनोमेरिक कार्बन के अलावा मतलब जिसके रिमेनिंग जो बच गए हैं उसके अलावा उस पर चेंज होगा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है अभी हम आगे ही पढ़ेंगे, कि अभी चलो मैं डायग्राम से ही आपको समझाऊंगी तो अच्छा समझ आएगा। फिर अगला हो जाएगा, इसको हम एनोमर कह देंगे। और जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो जाता है पायरोन
नोज की तरह स्ट्रक्चर होता है, पायरेनोज की तरह स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि ये किसका फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल पायरेन रिंग की तरह ही दिखता है। पायरेन का कंपाउंड इन्होंने मेंशन करा है। पायरेन जो होता है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम हो जाएगा इन द रिंग एंड द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द हेवोर्थ स्ट्रक्चर। अब मैं इसका हेवोर्थ स्ट्रक्चर एक बार डिजाइन कर देती हूँ। पहले अगर पेपर में आए तो आप पहले इसका साइक्लिक वाला बना लेना। साइक्लिक वाला बनाने के बाद फिर इसका हेवोर्थ स्ट्रक्चर आपको उतना टफ सा नहीं लगेगा, तो सिंपली हम क्या बना लेंगे, पहले पायरेनोज वाली रिंग बना लेंगे, फिर पायरेनोज वाली रिंग के बाद सबको ऐसे करके मतलब वो कर लेंगे। अब सारे कार्बन को हमने जगह दी, एक कार्बन मिसिंग है तो उसी को लिख लेंगे पहले, ठीक है। अब मैं कौन सा वाला बना रही हूँ, मैं अल्फा वाला बना रही हूँ। और मैंने क्या कहा था कि अगर जो भी चीज राइट हैंड साइड है उसको हम कहाँ पे भेज देते, नीचे भेज देते, तो OH यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। फिर अगले वाले में भी OH नीचे था, मैंने ऐसे करके लिखा। फिर तीसरे वाले में H नीचे था तो मैंने ऐसे करके लिखा। लास्ट वाले में फिर इसका OH नीचे था तो ऐसे करके लिखा। लो, बन के तैयार हो गया और पता भी नहीं लगा कि मेरे को कि मेरा अल्फा डी ग्लूकोज का जो रिंग वाला स्ट्रक्चर था, वो हेवोर्थ स्ट्रक्चर जो था, वो कितनी जल्दी बन के तैयार हो गया, वो भी इजी स्टेप के साथ। तो आप एग्जाम में पहले ये वाला स्ट्रक्चर बनाना, साइक्लिक वाला, और फिर इसके बाद ये बनाना। ऐसे करोगे तो आपका जो ये रिंग होगी वो कभी गलत नहीं होगी। फिर उसके बाद हो जाता है फ्रक्टोज की तरफ बढ़ेंगे। फ्रक्टोज जो है वो एक तरीके का कीटोहेक्सोज है। कीटोहेक्सोज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कीटोन ग्रुप होगा ऑफकोर्स। फिर अगला हो जाएगा नेचुरल मोनोसेक्राइड है। फिर ये कहते हैं प्योर फॉर्म है जो कि हम यूज करते हैं किसके अंदर, स्वीटनर, यानी फ्रुक्टोज को अगर हम खाएंगे तो हमें मीठा मीठा सा लगेगा। फिर अगला हो जाएगा कीटोहेक्सोज। लेकिन इसका फॉर्मूला और ग्लूकोज का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। डिफरेंस इज दैट कि ग्लूकोज का जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा रहता है, लेकिन इसका जो कीटोन ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पे लगा होता है। चेन अभी मॉलिक्यूल इसमें भी 6 होंगे, लेकिन इसमें चेन अगर बन भी रही होगी तो सेकंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में होंगे। कभी कभी बोर्ड में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि चेन बनानी है तो किस कार्बन के बीच में बनाए, तो सेकंड और फिफ्थ के बीच में बनाएंगे। यही यहाँ पे लिखा होगा कि 5 मेंबर की रिंग हो जाएंगे एंड नेम एज फ्यूरेनॉल। उसका पायरेनोज था, इसका कैसा हो जाएगा, फ्यूरान रिंग की तरफ। फ्यूरान रिंग हमने पढ़ी थी ना 11th क्लास में, वही वाला फ्यूरान रिंग। फ्यूरान रिंग जो होता है 5 मेंबर का साइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा विद 1 ऑक्सीजन एट 4 कार्बन एटम, जिसमें एक तो ऑक्सीजन और 4 जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, कार्बन एटम हो जाएगा। अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज हो जाएगा और फिर बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज हो जाएगा। इसमें भी वही वाला OH का कंसेप्ट लगाना, अल्फा इन द सेंस राइट हैंड साइड एंड बीटा इन द सेंस उल्टा, उल्टा इन द सेंस कि लेफ्ट हैंड साइड आएगा इस वाले मॉलिक्यूल के, ठीक है। ये देखो लिख भी रखा है इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके से। और डी और नेगेटिव के हिसाब से तो आप समझ ही लोगे। इसकी भी रिंग जो होगी, इसकी भी रिंग मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ। तो रिंग जो होगी वो सिंपल होगी कि हमें सबसे पहले क्या बनाना है, पेंटोज शुगर, क्योंकि इसमें लिंकेज हुई भी तो कहाँ से, सेकंड वाले पोजीशन से हुई। अब मैं कौन सा बना रही हूँ, अल्फा वाला बना रही हूँ। जब अल्फा वाला बना रही हूँ तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था, सबको डंडी दे दो। डंडी के बाद क्या दो, इसको सबको ही कार्बन दे दो। अब उस वाले में तो हमारे पास 6 कार्बन थे, इस वाले में भी हमें 6 बनाने हैं। अब CH2 के साथ हमेशा क्या चीज ज्वाइन कर दो, यहाँ पे OH ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन हो गया। अब इसके बाद यहाँ से पढ़ना चालू करो। अब यहाँ से पढ़ोगे तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मान लो मैंने यहाँ पे CH2OH ग्रुप ऊपर लिख दिया, तो इसका OH ग्रुप ये देखो, CH2OH तो ये रहा और साथ में OH ग्रुप बच गया, तो OH ग्रुप तो यहाँ पे चला जाएगा। फिर अगला वाला जो है ये थर्ड वाला पोजीशन, इसका H जो है वो राइट हैंड साइड है तो ये नीचे चला जाएगा और ये फिर OH ऊपर आ जाएगा। मैं यहाँ पे अल्फा वाला फ्यूरान रिंग मतलब अल्फा फ्रिक्टो फ्यूरेनोज बना रही हूँ, ठीक है। अल्फा फ्रिक्टो फ्यूरेनोज बना रही हूँ। फिर अगला थर्ड फोर्थ वाले पढ़ेंगे। OH जो है नीचे है तो नीचे कर देंगे राइट हैंड साइड, फिर H हो जाएगा और यहाँ पे फिर अगेन आपका क्या आ जाएगा, H वाला ग्रुप आ जाएगा। लो, बन के बिल्कुल रेडी है आपका फ्रक्टो फ्यूरेनोज, वो भी बिल्कुल सही सही। ऐसे ही आप पेपर में बनाना। फिर अगला हो जाता है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड जो होता है वो वही बताया था मैंने, सुक्रोज को कह देते हैं और ये टूट करके क्या बनाएगा, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला 2 मोनोसेक्राइड जो होता है वो ज्वाइन होता है, मतलब कोई सा भी 2 मोनोसेक्राइड होगा वो अगर ज्वाइनिंग भी कर रहा है तो किसके थ्रू ज्वाइनिंग कर रहा है, पानी को उसने निकाल दिया। मतलब सुक्रोज है, सुक्रोज में से पानी जो होगा वो निकल जाएगा। पानी के साथ इसने पहले बॉन्ड बनाया और पानी के साथ पहले तो ऐसे समझो कि अगर मान लो उल्टा समझते हैं, पहले ग्लूकोज और अगर फ्रक्टोज है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अगर मैंने जोड़ दिया तो इसमें से क्या होगा कि जो भी हमारा वाटर का मॉलिक्यूल वो निकलेगा और मेरा सुक्रोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब अगर मेरे को सुक्रोज से ग्लूकोज बनाना है तो इसमें क्या करूंगी, मैं सुक्रोज के अंदर पानी डाल दूंगी और पानी डालने के बाद फिर ग्लूकोज हो जाएगा। नॉर्मली भी यही तो होता है कि जब हम शरबत बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं और फिर उसको चम्मच से रोटेट करते जाते और जब तक करते जाते हैं। अब ये देखो, अब मैं समझा देती हूँ, अच्छे से समझ आएगा। ये मान लो हमारा गिलास है, जस्ट एज्यूम करो, वैसे तो लग नहीं रहा है कि ये गिलास है। इसमें ये हमारी स्पून है। अब स्पून से हम इसको जब तक मिलाते रहते हैं ना, जब तक कि हमारा चीनी पूरी तरह से डिजोल्व ना हो जाए। तो जब ये पूरी तरह से चीनी डिजोल्व हो गया, वही तो है हमारा ग्लूकोज की एकदम डिजोल्व फॉर्म जो होता है किसका, शुगर का, कि मतलब ऐसा फॉर्म की जो हम अपने रियल आई से नहीं देख सकते हैं, वैसा वाला फॉर्म, तो वही तो ये ग्लूकोज है। अब इसी वाले कंपाउंड के अंदर आपका ग्लूकोज भी कुछ स्ट्रक्चर होगा और फ्रुक्टोज भी होगा। और आप
आप ये सोचोगे कि ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, तो नहीं, फ्रक्टोज वाला स्ट्रक्चर आपका ज्यादा होगा। अभी डिटेल में हम और पढ़ेंगे। तो ये कहता है कि अब शुगर इन विच दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर फ्री, यानी कि अब ये फंक्शनल ग्रुप जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन्होंने बताया, अगर ये फ्री होते हैं, फ्री इन द सेंस कि इनका एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो किसी रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, किसी साइक्लिक चेन में इन्वॉल्व नहीं है, तो तब जा करके वो रिड्यूसिंग शुगर नेचर के होंगे। और अगर वो इन्वॉल्व है, मतलब रिंग बना रहे हैं, तो वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज अभी हमने ऊपर पढ़ा था हैवोर्थ स्ट्रक्चर में, दोनों ही आपके जो थे वो पूरे रिंग का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुक्रोज जो है वो आपका कैसा है, रिड्यूसिंग की नॉन रिड्यूसिंग, तो वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। ये इन्होंने बाद में बताई होगी। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है, अभी शॉर्ट में समझो कि यहाँ पे कार्बन और एक इधर, मतलब इस तरीके से ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और अगर ये पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सी लिंकेज मोस्टली पाई जाती है, तो ग्लाइकोसिडिक हो गया। और अगर मैं अभी बेसिक बता दूं आपको, तो प्रोटीन में कौन सी लिंकेज पाई जाएगी, पेप्टाइड वाली लिंकेज पाई जाएगी। अब ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो इसमें लिंकेज होगा, अगर मान लो कि अभी मैंने कहा था ना कि पानी के मॉलिक्यूल को निकालेंगे, तो पानी के मॉलिक्यूल को भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, तो उसमें भी तो दिक्कत आएगी कि कहाँ से निकालूं मैं। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, C1 वाला कार्बन ले लिया, C2 वाला कार्बन ले लिया। यहाँ पे जैसे ही अरेंजमेंट था, इसका H ऊपर था, फिर इसका CH2OH ऊपर था, मतलब किसी तरीके से मैंने ऐसा बॉन्ड बनाया कि इससे वाटर निकले। वाटर निकलने के बाद ये कहीं ना कहीं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ दोनों बॉन्ड बना ले, और हमारा सुक्रोज वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल बन के तैयार है। लेकिन आप पेपर में याद रखना, और ये गलती बिल्कुल मत करना, यहाँ पे तो नॉर्मली अल्फा डी ग्लूकोज लिखा है और दूसरे वाले बीटा डी फ्रक्टोज। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लगाना ही मत, उसके चक्कर में ही नहीं पड़ना। क्योंकि अगर लगा दोगे तो अगर वो क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पे बेस नहीं हुआ, तो पूरा ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव लगाना ही मत, अगर पूरा 100% श्योर हो तभी लगाना। इनवर्ट शुगर हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि अगर मान लो जो हमारा सुक्रोज था, सुक्रोज टूटा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज का नेचर होता है डेक्स्ट्रो रोटेटिव होता है, और फ्रक्टोज का नेचर क्या होता है, लीवो रोटेटिव। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये दोनों कंबाइन हो जाए तो ज्यादा अमाउंट मेरे को किसका मिलता है, फ्रक्टोज का मिलता है। और ज्यादा अमाउंट अगर फ्रक्टोज का बनाएगा तो सुक्रोज होगा वो किसका नेचर ज्यादातर शो कर रहा होगा, फ्रक्टोज का ही शो कर रहा होगा। तो ये भी जो सुक्रोज होता है वो थोड़ी देर के लिए जो होता है वो हमारा लीवो रोटेटरी शो करता है, लेकिन ग्लूकोज जो होता है वो धीरे धीरे करके, धीरे धीरे ही सही लेकिन करके दिखाएगा। तो धीरे करके इसने क्या करा, इसको थोड़ा थोड़ा डेक्स्ट्रो रोटेटरी दे दिया, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी देने की वजह से इसका रोटेशन जो हो गया, अब एक चीज जाएगी क्लॉकवाइज, ये समझो, एक चीज क्लॉकवाइज एक चीज एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे दिक्कत होगी ना, फिर हमारा जो रोटेशन होगा तो कुछ बनेगा ही नहीं। और इसी को हम फिर क्या कह देंगे, इन्वर्ट वाला शुगर कह देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, इन्वर्ट शुगर कह देते हैं। ये रीजन लिख के आना पूरा डिटेल में, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला कहते हैं कि द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, कैन बी प्रोड्यूस एट कार्बन 1 ऑफ द सेकंड ग्लूकोज हो जाएगा इन द सॉल्यूशन, इट इज शोन एज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, सो इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। अब ये वही बोल रहा है, सुक्रोज और ग्लूकोज हो जाएगा अमाउंट मोर, मैंने अब आपको समझा दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रिटर्न भी कर दिया, हेमीएसिटल भी बताया था, एसिटल भी बताया था, इसकी और भी डिटेल मैंने यहाँ पे बताई। अब देखो यहाँ पे मैं कह रही थी ना हेमीएसिटल बताऊंगी जब इसने बॉन्ड बनाया होगा, तो हेमीएसिटल जो होगा वो नॉर्मली ये वाला होगा। अब मैंने इसको क्यों नहीं एसिटल की तरह ट्रीट करा है, तो ये भी एसिटल, लेकिन ये वाला जो है वो फ्री वाला एसिटल है। फ्री इन द सेंस की मतलब किसी के साथ बॉन्ड तो बनाया नहीं है, एकदम ओपन है और एकदम फ्री है कि ये इसके पास पूरी टेंडेंसी की है किसी के साथ भी क्या कर सके रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर वाला ग्रुप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH वाला ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे लेस स्टेबल है, फ्रीली स्टेबल है, तो ऐसा वाले ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, हेमीएसिटल। और अगर मैं ये कहूँ ना कि अगर इसको मैं आगे रिएक्शन करने के लिए दे दूं तो ये रिएक्शन करेगा और इवन चेन भी फॉर्म कर लेगा। अब ये ध्यान रखना कि माल्टोज के स्ट्रक्चर में C1 और C4 के बीच में लिंक जो होती है, और माल्टोज के स्ट्रक्चर में एक अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज। अभी मैं लैक्टोज भी पढ़ाऊंगी, तो ऐसे समझो कि हमारा माल्टोज होता है उसमें सेम माल्टोज जो है वो मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, और इसमें ए भी आ रहा है, तो इसमें क्या बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज ही जुड़ रहा होगा और अल्फा डी ग्लूकोज के साथ ही जुड़ा होगा। लैक्टोज में क्या हो जाएगा, लैक्टोज माल्टोज के बाद पढ़ रही हूँ, तो इसलिए बीटा बीटा दोनों में सेम आ जाएगा। इसमें गैलेक्टोज हो जाएगा और ग्लूकोज हो जाएगा। इसमें अगर मैं चेंज देखूँ तो मेरे को फोर्थ, मतलब अगर मैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में देखूँ तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसके फोर्थ पोजीशन पे ही चेंज देखने को मिलेगा। मतलब रिवर्स कर दो ऑर्डर, इसका H ऊपर है, OH इसका नीचे है, तो इसका OH ऊपर आ जाएगा, H नीचे आ जाएगा। फिर अगला मिल्क शुगर हो जाता है बीटा डी, और इसमें भी लिंकेज जो होती है किसके बीच में होती है, C1 और C4 के बीच में। अगर मैं कहूँ कि शुगर के अंदर कैसे लिंकेज थी, तो C1 और C2 के बीच में थी, इसमें C1 और C4 के बीच में। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। फिर अगेन ये वाला जो होता है वो हेमीएसिटल है, हेमीएसिटल है तो रिड्यूसिंग है। फिर अगला हो जाएगा पॉलीसेक्राइड के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अब ये लिखते हैं कि पॉलीसेक्राइड के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ये इन्होंने ऊपर भी बताया था। दे आर द मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट्स इन द नेचर। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, मतलब सबसे ज्यादा जो इस अर्थ पे मिलता है ना, वो हमें मोनो भी नहीं मिलता है ना डाई मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, पॉलीसेक्राइड। क्योंकि पॉलीसेक्राइड जो होता है वो आसानी से टूटता नहीं है और इसको सॉल्यूबल भी नहीं हम बना सकते, और ना ही ये शुगर नेचर शो करता है। अभी मैं डिटेल बता रही हूँ। मेन स्टोरेज हो जाएगा पॉलीसेक्राइड इन प्लांट, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा, कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब ये देखो, ये आई थिंक स्टार्च के लिए देखो कितना बड़ा इन्होंने मतलब
कवर करा हुआ है कि नेक्स्ट पेज तक पूरा स्टार्च को डिफाइन करा, और मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट के अंदर पूरा मतलब जितने पॉइंट है ना इसमें सबको लिख दिया, एक पॉइंट मिसिंग नहीं है। कोई सर बताओ कमेंट में कि एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग हो, सब मैंने लिखा हुआ है कि जैसे अमाइलोज हो जाता है 15 to 20%, अमाइलोपेक्टिन कितना होगा 80 to 85%। इसका मतलब ये हुआ कि नेचर के अंदर ज्यादा क्या चीज अकर करती है, अमाइलोपेक्टिन, यानी ब्रांच वाली चेन ज्यादा अकर करती है। अब देखो आपको स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में दिक्कत होगी, मेरे को भी होती थी एग्जाम के वक्त, मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि अमाइलोज के अंदर ब्रांच है या फिर अमाइलोपेक्टिन के अंदर। तो रीजन है यहाँ पे कि अगर अमाइलोज में एस लगा हुआ है तो एस लगा हुआ है तो एस फॉर स्ट्रेट चेन, और अमाइलोपेक्टिन में तो एस लगा नहीं हुआ इसलिए ब्रांच चेन होगी। फिर इसमें C1C4 वाली लिंकेज होगी, इसमें C1C6 वाली लिंकेज होगी। C1C4 वाली इसमें भी है लेकिन डोमिनेट क्या कर रही होगी, C1C6 वाली कर रही होगी। फिर इन्होंने बोला है कि गिव ब्लू कलर विद आयोडीन बट डिसअपियर्स ऑन हीटिंग। ये वैसे तो ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ लेकिन डिसअपियर हो जाता है गर्म करने पे, ये तो नहीं देगा आयोडीन के साथ ब्लू कलर। फिर यही चीज इन्होंने लिखी हुई है। और लिंकेज अमाइलोस्टेन, और ये लिंकेज मतलब मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो स्ट्रक्चर में। फिर अगला है सेलुलोज का स्ट्रक्चर। सेलुलोज जो होता है वो प्लांट के अंदर पाया जाता है, और हम तो इवन सेलुलोज को डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। सेलुलोज जो होता है वो स्ट्रेट चेन है। अब देखो ये बिल्कुल स्ट्रक्चर देख के क्या लग रहा है, स्ट्रेट चेन किसी एंगल से लग रहा है, नहीं, ये तो लग रहा है ब्रांच चेन। लेकिन ये अगेन ये मैं तो ये कहती हूँ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बच्चे को क्या याद रहेगा, पेपर में स्ट्रक्चर याद रहेगा, और स्ट्रक्चर जैसे याद रहा वैसे ही बच्चे ने गलत कर दिया। तो ये ध्यान रखना कि एक्सेप्शन केस है कि सेलुलोज जो है वो स्ट्रेट चेन है। इन्होंने बस ऐसे 3D व्यू दिखाया है, ऐसे नहीं कि ये ब्रांच चेन है, नहीं 3D व्यू दिखा रखा है। तो अगर स्ट्रेट चेन है तो इसमें किसके बीच में लिंकेज होने वाले, C1 और C4 के बीच में। अब ये थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोजन जो है वो किसे बना हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज से। स्टार्च के अंदर कौन सा ग्लूकोज पार्टिसिपेट करता है, अल्फा डी, और सेलुलोज के अंदर क्या करेगा, बीटा डी ग्लूकोज। फिर अगला हो जाता है सेलुलोज जो होता है वो प्लांट के अंदर पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा C1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट टू C4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। वही मैंने बता दिया डायग्राम को देखे। इट इज ऑल्सो नॉन एज एनिमल स्टार्च, मतलब इसे हम एनिमल का स्टार्च भी कह देते हैं, एनिमल का स्टोर फूड भी कह देते हैं। स्टोर फूड इन द सेंस कि अब मान लो कि प्लांट को हमने खाया, जब हमने खाया तो जो प्लांट के अंदर स्टार्च था वो हमारे अंदर भी गया ना, तो अब वो जो प्लांट का स्टार्च था वो हमारे अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया। ये वही कहते हैं माइलोपेक्टिन एंड इज रेदर मोर हाईली ब्रांच, यानी कि ये बहुत ज्यादा ब्रांच होता है। ये वही बता रहे हैं, एंजाइम हो जाएगा ग्लाइकोजन डाउन टू द ग्लूकोज। फिर हमें एंजाइम की जरूरत होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज। फिर अगला हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के क्या एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ वेस्ट लिखा हुआ है जो कि स्टोर करेगा किसको, मॉलिक्यूल को। स्टार्च इन प्लांट्स हो जाएगा, ग्लाइकोजन इन एनिमल्स हो जाएगा, वी विल फर्नीचर एक्सेट्रा फ्रॉम सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड हो जाएगा। अभी थोड़ा सा सेलुलोज का यूज है, ये पढ़ लेना, वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन थे तो मैंने सोचा क्यों ना सॉल्व कर दूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोज और सुक्रोज होता है, सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, लेकिन साइक्लोहेक्सेन क्यों नहीं होता है, सिंपल 6 मेंबर रिंग तब भी नहीं होता, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा। तो जब सॉल्युबिलिटी की बात आए, हाइड्रोलिसिस की बात आए, तो वहां पे फ्री एल्डिहाइड वाला ग्रुप जो होगा वही रीजन बनेगा। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटासिटेट ऑफ डी ग्लूकोज, यानी कि अगर आपको मैं डी ग्लूकोज दे दूं तो आप कैसे कह दोगे कि इसके अंदर पेंटासिटेट एब्सेंट है। तो ये पहली बात तो क्लोज्ड और साइक्लिक चेन बनाएगा, और अगर पेंटासिटेट है, अगर क्लोज है, तो वो फिर आगे क्या ही रिएक्ट करेगा, वही वाला इसका आंसर दे रखा है। फिर अगला प्रोटीओज हो जाएगा, पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन में मेन, अब ये सब तो बेसिक है, ये तो बच्चों को आसानी से याद हो जाता है। मेन दिक्कत आती है अमाइनो एसिड, तो मैं आपको अमाइनो एसिड की एकदम स्टोरी सुनाऊंगी, बेसिक से सुनाऊंगी, और ऐसी स्टोरी कि आप अगर 15 मिनट भी ध्यान से सुन लोगे तो आपको वो फिर याद रह जाएगी, और एक क्वेश्चन आपका उसका गलत नहीं होगा। तो इसे हम कह देते हैं प्रोटीन हो जाएगा, पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, फिर अगला अल्फा अमाइनो एसिड से मतलब कि प्रोटीन जो है वो अल्फा अमाइनो एसिड को ही जोड़ के क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ कि हमारा ये मान लो कि ये पूरी चेन ही मैं बना रही हूँ, और अगर एक चेन बना रही हूँ तो इसे मैं कौन सा वाला प्रोटीन कह दूंगी, सिंगल वाला प्रोटीन कह दूंगी, सिंगल वाला प्रोटीन इन द सेंस प्राइमरी प्रोटीन। तो यहाँ पे अल्फा अमाइनो एसिड की मतलब इस तरीके से पूरी चेन होगी, और वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, प्रोटीन, और इसके बीच में बॉन्ड जो होगा कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पेप्टाइड वाला बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे अमाइनो एसिड के बारे में इन्होंने थोड़ी सी डिटेल दे रखी है कि अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन, ओनली अल्फा अमाइनो एसिड आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। अब इन्होंने बोला है कि हमारा जो ये अमाइनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर अगर मैं पूरा मतलब खोल दूं तो मेरे को क्या दिखेगा, एक एल्काइल ग्रुप दिखेगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और NH2 वाला ग्रुप दिख रहा होगा। अल्फा अमाइनो एसिड है, अल्फा अमाइनो एसिड इन द सेंस कि ये रहा हमारा, मान लो हमारा ये रहा फंक्शनल ग्रुप, मेनली यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, NH2 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको छोड़ करके दूसरे कार्बन पे, क्योंकि जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है वो वाला अगर अल्फा कहलाएगा तो वो NH2 के लिए कहलाएगा ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो ये वही कहते हैं कि
ये वाला जो होता है वो अल्फा अमाइनो एसिड होना चाहिए, और हाइड्रोलिसिस जो कि हम ऑब्टेन करे होंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब इसकी इसी वाले मतलब इसी अमाइनो एसिड की मैं आगे रिएक्शन करवाऊंगी तभी तो पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होगी। तो ये वही कहते हैं कि ये वाली जो होगी, जो हमारा CH के बगल वाला R ग्रुप होना चाहिए वो अल्फा वाला पोजीशन पे होना चाहिए, अल्फा इन द सेंस कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को होना चाहिए। वैसे बड़ा ग्रुप भी हो सकता है लेकिन ध्यान रखना कि एल्काइल ग्रुप भी होना चाहिए। फिर अगला ग्लाइसिन इज सो नेम्ड सिंस इट इज स्वीट इन टेस्ट हो जाएगा। फिर अगला टायरोसिन वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम चीज, एंड ऐसे ही वो दूसरे के बारे में, मतलब ये सारे के सारे यूजेस बता रखा है। और ये ध्यान रखना कि जो ग्लाइसिन होता है वो एकमात्र ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं NH2 लगा लूं और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूं और यहाँ पे क्या लगा दूं, H लगा दूं, H लगा दूं, मतलब इसमें ना तो CH मतलब सिंपल स्ट्रक्चर है, बेसिक सी स्ट्रक्चर है। और यही एकमात्र ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव क्यों होगा, क्योंकि ये क्या इसमें क्या कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसके अंदर कायरल सेंटर एब्सेंट है, कायरल सेंटर जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, यही इसका मेन रीजन चला जाएगा। फिर अगला हो जाएगा टेबल हो जाएगा नेचुरल अमाइनो एसिड का। अब यही टेबल जो है यहाँ पे इन्होंने सीक्वेंस में नहीं दे रखा है, लेकिन मैंने अपने तरीके से पूरे सीक्वेंस में लिखा हुआ है, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मेनली ये काम करेगा, क्योंकि बोर्ड में तो इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं है। तो अगर नहीं भी याद हो रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो जैसे मैं आपको अपने मेथड से करवाऊंगी उस तरीके, तो मैं अगर इस PDF की बात करूँ जिसमें मैंने अमाइनो एसिड की एक और छोटी सी ट्रिक इसमें यूज की है जिससे कि आपको आसानी होगी। तो इसमें बस डिफरेंस ये है कि नॉर्मली अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर तो ये स्ट्रक्चर तो सब में कॉमन जाएगा ही, जितना मैंने यहाँ पे बनाया है। बस डिफरेंस आएगा तो इसके R वाले ग्रुप में आएगा। और R वाले ग्रुप में कैसे डिफरेंस आएगा कि अगर मैं R की जगह H लगा दूं तो ग्लाइसिन बन जाएगा। और फिर अब एलानाइन पे अब थोड़ा जैसे जैसे आगे मूव करे तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा। तो एक मिथाइल ग्रुप को हम ऐड कर देंगे तो आपका एलानाइन वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर ये कहते हैं यहाँ पे देखो, ये नॉर्मली आप ग्लाइसिन का जैसे 3 वर्ड आगे का लिख सकते हो, ऐसे एलानाइन का लिख सकते हो, या फिर एक बड़े से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर अगला है, ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन जो अमाइनो एसिड के होते हैं बोर्ड में नहीं आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके नाम के हिसाब से स्ट्रक्चर आ जाता है। आप देखो वेलाइन तो नाम से ही पता चल रहा है V का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यानी कि अब जो CH3 ग्रुप था उसी के अंदर हम 2 CH3 ग्रुप और जोड़ देंगे और किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, पूरे V का, और पीछे की तरफ से एक स्ट्रक्चर और लगा देंगे। फिर अगला है ल्यूसिन। अब ल्यूसिन में क्या करेंगे, एलानाइन प्लस में वेलाइन को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ल्यूसिन। ये रहा हमारा एलानाइन और ये रहा हमारा वेलाइन। अब आइसोल्यूसिन कैसे बनाना है, तो आइसोल्यूसिन बनाना और भी सिंपल है कि जो हमारा ल्यूसिन था उसमें से इस वाले ग्रुप को हटाओ, यहाँ से CH3 को हटाओ और CH3 को हटा करके यहाँ पे रिप्लेस कर दो, और इसके इस वाले कार्बन पे जो यहाँ पे कार्बन था, जैसे ल्यूसिन के ये वाला कार्बन जो है उसी की जगह पे जो वहां से रिप्लेस करा है कार्बन उसको एक पीछे शिफ्ट कर दो, बन गया आपका आइसोल्यूसिन लर्न हो गया। फिर उसके बाद हो गया फिनाइल एलानाइन। और फिनाइल एलानाइन का स्ट्रक्चर तो सिंपल सा है कि एक बेंजीन रिंग लगाया और CH2 लगाया, फिर आगे और जोड़ दिया। अब टायरोसिन जो होता है वो थोड़ा सा खतरनाक होता है, फिनाइल एलानाइन का ही वो थोड़ा खतरनाक वर्जन है। तो यहाँ पे नॉर्मली मैंने फिनाइल एलानाइन जैसे ही स्ट्रक्चर पहले पूरा बनाया, फिर पूरा बनाने के बाद मैं यहाँ पे CH2 लगा देती हूँ जो नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है फिनाइल एलानाइन का, और पीछे की तरफ मैं क्या लगा दूंगी, OH ग्रुप लगा दूंगी। और OH ग्रुप अगर याद ना रहे कि टायरोसिन के अंदर याद आएगा तो फिर यहाँ पे आप O को देख करके भी लगा सकते हैं। फिर अगला हो जाएगा स्पार्टिक एसिड। स्पार्टिक एसिड में डिफरेंस क्या है कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड CH2 और फिर आगे अब स्पार्टिक एसिड के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, ग्लूटामाइन एंड आर्जिनाइन। अब ध्यान रखना कि INE जो लग रहा है पीछे की तरफ वो मेनली हमें किस लिंकेज को बता रहा है, अमाइड वाली लिंकेज को बता रहा है। ग्लूटामाइन लिखा है तो इसका मतलब N आएगा इसमें, तो N आएगा तो NH2 वाला ग्रुप भी लगाओगे, और NH2 वाले के साथ आप यहाँ पे फिर 2 CH2 और लगा देना। और CH2 को अगर याद नहीं रहता कि कितने आएंगे तो ऐसे याद करना, स्पार्टिक एसिड में जब एक CH2 था तो इसमें तो ये थोड़ा सा आगे है तो इसमें 2 CH2 होगा, तो इसलिए हम इसे क्या कह देंगे, ग्लूटामाइन बोल देंगे। और ऐसे ही एस्पैराजाइन जो है उसके अंदर भी सेम ही लिंकेज होगी, लेकिन एस्पैराजाइन जो होता है वो पहले आता है A से, है ना, तो A से पहले आएगा तो छोटा स्ट्रक्चर होगा, इसलिए इसमें हम एक कार्बन के मॉलिक्यूल को कम कर देंगे, क्योंकि NH2 को तो कम नहीं कर सकते क्योंकि वही तो उसके पेप्टाइड नेचर को बताएगा, इसलिए हमने एक CH2 को ही कम कर दिया। फिर अगला ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड में कुछ भी नहीं है, जो स्पार्टिक एसिड था उसी को बढ़ा करके लिख दो तो हमारा क्या बन जाएगा, ग्लूटामिक एसिड, यानी उसमें एक CH2 ऐड कर दो, बन गया आपका ग्लूटामिक एसिड। फिर उसके बाद आ जाएगा सेनाइन। सेनाइन जो है वो सबसे सिंपल है, मतलब कुछ नहीं करता है, एकदम सिंपल है तो उसका स्ट्रक्चर भी एकदम सिंपल होगा, दैट इज और CH2 और OH के साथ, एंड दैट इज और सेनाइन। फिर अगला हो जाएगा थ्रियोनिन। अब जैसे हम एलानाइन और वेलाइन पढ़ा था, अब सेनाइन सिंपल वाला आपका क्या था, अल्कोहल था। फिर इसका जो थोड़ा सा एक बड़ा सा ग्रुप होता है वो भी तो आएगा, बड़ा से ग्रुप के लिए मैंने फिर अगेन क्या मतलब A के बाद B आ गया था, तो वैसे ही सीरीन के बाद जस्ट V वाला ही स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं किस चीज को ऐड कर रही हूँ, CH3 को, यहाँ पे OH को, यहाँ पे थ्रियोनिन बन जाएगा। फिर अगला हो जाता है सिस्टाइन। सिस्टाइन में यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, SH का हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे सिस बच जाएगा। सिस से S से याद करना, S फॉर सिस्टर, S फॉर SH ग्रुप, ठीक है, और CH2 तो लगाओगे फिर और आगे से जोड़ देना। फिर अगला हो जाएगा मिथ्योनिन। मिथ्योनिन थोड़ा सा सिस्टाइन का ही बड़ा सा वर्जन है, तो इसमें हम कहीं ना कहीं क्या यूज कर रहे होंगे कि CH3 तो आएगा ही आएगा, फिर S भी आएगा, फिर CH2 आएगा,
आएगा, फिर CH2 आएगा और फिर आगे जा करके क्या बना देगा, मेथ वाला ये कहीं ना कहीं ग्रुप बना देगा। ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह सिस्टाइन की तरह स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा सा इसका न्यू वर्जन है। फिर उसके बाद आ जाएगा लाइसिन। लाइसिन के स्ट्रक्चर सिंपल सा है। अब लाइसिन में क्या याद करोगे, एल फॉर लाई, और फिर इसके बाद देखो NH2 ग्रुप लगाना है और 4 कार्बन की चेन जोड़ देनी है। और मिथियोनिन में अगर आपको ये याद ना रहे तो आप याद करना कि सिस्टाइन में जो थोड़ा CH2 ग्रुप था वो थोड़ा पास था, लेकिन मिथियोनिन के केस में ये जो CH3 ग्रुप है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर लंबा सा होता है। फिर लाइसिन हो गया, फिर आर्जिनिन हो गया। आर्जिनिन में अब देखो, आर्जिनिन का ऐसे याद करो, अफरीदी जो है वो लूज हो गया। ऐसे याद करो, अफरीदी जो है, ये अफरीदी एक पाकिस्तान का प्लेयर है, तो अफरीदी जो है वो लूज हुआ। लूज हुआ मतलब हार गया, और बोला 3 बार ना बोला, 3 बार ना बोला। अब देखो, अफरीदी इन द सेंस आर्जिनिन, ए से स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद ये क्या हुआ, लूज हो गया। लूज होने के बाद फिर इसने क्या करा, 3 बार एन को जोड़ दिया, 3 बार एन को जोड़ा, तो यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, 3 बार एन को जोड़ दिया, और मेरा क्या बन गया, आर्जिनिन बन के बिल्कुल रेडी हो गया। और लूज करा है, लूज करा है इन द सेंस कि जो हमारा पिछला वाला स्ट्रक्चर था उससे तो इसके अंदर क्या होंगे, ज्यादा कार्बन होंगे, तो मैंने कार्बन को भी ऐड करा है। लेकिन 3 बार लूज करा है, तो लूज करा है तो एन को हम कितने ऐड करेंगे, 3 बार स्ट्रक्चर से ऐड करेंगे। फिर प्रोलीन है, प्रोलीन के बाद हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफैन है। ये स्ट्रक्चर तो याद ही करने पड़ेंगे आपको कि पहले NH ग्रुप था। इस स्ट्रक्चर की बार बार प्रैक्टिस कर लेना अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कि मतलब कैसे स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के लिए ट्रिक नहीं लगती है। और नॉर्मली ये स्ट्रक्चर एकदम डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं कि कितने एन, ऐसे पूछा जाएगा। जैसे कि प्रोलीन है तो ऐसे पूछा जाएगा कि प्रोलीन की हमारी रिंग है, उसमें बताओ कितने एन वाले ग्रुप, मतलब अमोनिया वाले ग्रुप कितने प्रेजेंट होते हैं, या फिर कितने कार्बन की चेन होती है, या फिर कितने मतलब ऑक्सीजन उसमें यूज करा है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो हिस्टिडीन भी ऐसे ही, ट्रिप्टोफैन भी ऐसे ही है। तो ट्रिप्टोफैन के स्ट्रक्चर में मैं ऐसे बता देती हूँ आपको कि ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर सिंपली कैसे बनाना है। नॉर्मली एक बेंजीन रिंग बनाना है, बेंजीन रिंग के बाद जो होता है वो पेंटेन वाला जो होता है उसको ऐड कर देना। पेंटेन वाला अब ऐड करा, बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग के ये वाला बॉन्ड है, अब इसके सामने भी तो कोई होना चाहिए, तो इसके सामने डबल बॉन्ड लगा देना। फिर CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, फिर इसके साथ ये ज्वाइन हो जाएगा, फिर इस तरह NH हो जाएगा। इस तरीके से आपको आपके 20 अमाइनो एसिड जो होंगे वो बिल्कुल सिंपल तरीके से याद हो जाएंगे। अब बढ़ेंगे अगले वाले की तरफ। तो प्रोटीन का हमारे सारे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर खत्म हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड के, हम अमाइनो एसिड को किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। तो ऐसे समझो, अगर हमारा नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जितना है उतना ही हमारा NH2 ग्रुप है, तो उसे हम क्या करेंगे, न्यूट्रल वाला अमाइनो एसिड। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड के क्वेश्चन जो होते हैं वो भी पूछ ले जाते हैं बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल के साथ। तो एलेनाइन, ग्लाइसिन और वेलाइन हो जाएगा। अब आप इसको याद कैसे करोगे, आला गाली आइसो वाला, ऐसे करके याद करो, आला गाली वाला, आला गाली वाला। आला से एलेनाइन, गाली से यानी ग्लाइसिन, और वाला से यानी वेलाइन। फिर अगला हो जाएगा एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड लिखा तो मैंने स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड लिखूंगी। ये एसिड वाला तो वैसे भी याद रहता है क्योंकि 2 ही कॉमन एसिड है ना, वो भी नाम डिफरेंट है इसके। अब बेसिक अमाइनो एसिड फिनाइललाइन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन, इसका और लाइसिन भी है, तो इसका नाम ऐसे याद करो, अर्जिलाई फिनाइल हिस्टिडीन। अर्ज से यानी अर्जिनिन, एल से यानी लाइसिन, फिनाइल और हिस्टिडीन यानी फिनाइल एलानाइन हो जाएगा, और साथ में हिस्टिडीन भी हो जाएगा। इस तरीके से हम ये भी कर लेंगे। फिर अगला हो जाएगा एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ये आपको बेसिक नॉलेज भी होगी कि एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा होती है। जबकि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम होती है। ये वाली चीज मैंने यही लिखी हुई है इस 2 पॉइंट में। फिर ये होता है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होता है ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, जबकि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होता है वो आपके बेटर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगला देखो, एसेंशियल अमाइनो एसिड के एग्जांपल करना थोड़ा सा टफ सा लगता है बच्चों को, क्योंकि वो पेपर में क्या पूछ रहे थे कि ये बताओ कि इन सब में से कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, हर पीटीएम विल ताई आई, यानी कि अब जो बच्चा घर से दूर रहता है तो उसके पीटीएम में तो कौन जाएगी, उसकी ताई जाएगी। तो हर पीटीएम विल ताई आई। H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर आर्जिनिन, एंड P फॉर फिनाइललाइन, T फॉर थ्रियोनिन, M फॉर मिथ्योनिन, B फॉर वेलाइन, एंड I फॉर आइसोल्यूसिन, एंड L फॉर लाइसिन और ल्यूसिन, क्योंकि 2 L है, और फिर TY लिखा है तो ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि आप इससे टाइरोसिन के साथ बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। ऐसे याद करो, TY है तो इसमें TY करके ही मतलब बनाएंगे, ट्राई करेंगे, मतलब TY है तो ट्राई करेंगे। और इसमें 9 अमाइनो एसिड मैंने लिखवाए हुए हैं, और अगर आएगा भी आपके पेपर में तो इसी में से आपको वो पूछेंगे कि कौन सा एसेंशियल है और कौन सा एसेंशियल नहीं है। फिर अगला हो जाएगा कलरलेस। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी बताइए कि क्या क्या और प्रॉपर्टी होती है अमाइनो एसिड की। तो कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाता है, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर। अब एसिडिक नेचर क्यों है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से, और बेसिक नेचर क्यों है, NH2 की ग्रुप की वजह से, यानी इसका एसिडिक भी नेचर है और बेसिक भी नेचर है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अगर इसने अपना एक हाइड्रोजन जो है, अब देखो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ने अपना एक हाइड्रोजन दे दिया इसको, इस पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और जिसने दिया उस पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो ये किस तरीके का, किस चीज का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। और इसी ज्विटर आयन की वजह से ये थोड़े से स्टेबल होते हैं, क्योंकि जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, इस वजह से ये थोड़े से बैलेंस रहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बता रखा है। ज्विटर आयनिक फॉर्म अमाइनो एसिड हो जाएगा। सो एम्फोटेरिक बिहेवियर, रिएक्ट विद एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, क्यों रिएक्ट कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज है, और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। अब बेस के साथ अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, और
एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो O की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसका कैसे नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। ग्लाइसिन जो होता है वो कैसा होता है, नेचुरली ऑप्टिकली क्या है, ग्लाइसिन ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ग्लाइसिन को छोड़ करके। अब देखो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है ना, इसलिए छोड़ा था एक्सेप्ट, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हाँ ये एक्सेप्शन है कि ग्लाइसिन जो है वो एक ही ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर ये एक्सेप्शन केस है, इसको याद करके जाना। पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा और पेप्टाइड लिंकेज के बारे में हम पढ़ेंगे, सिमिलर हो जाएगा टू डिफरेंट अमाइनो एसिड। अब इन्होंने क्या करा है ये समझा दी मैं। हमने यहाँ पे ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर लिया, यहाँ पे एलेनाइन का स्ट्रक्चर लिया। नॉर्मली हम क्या करेंगे, अब पूरी टेंडेंसी रखेंगे कि हमारा मान के चलो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे OH वाला ग्रुप है और यहाँ पे आपका NH2 वाला ग्रुप है। अब एक H इससे ले लो, ठीक है, एक H इससे लिया और यहाँ से पूरा OH ग्रुप ले लो। यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल जाएगा तो यहाँ पे किस तरह तरीके की लिंकेज हो जाएगी, ये पेप्टाइड वाली लिंकेज हो रही है। अब ये भी वही शो कर रहे हैं। फिर इसी को हम क्या कहते हैं, ये मतलब स्ट्रक्चर जब बन जाएगा तो इसे हम कह देंगे ग्लाइसिल एलेनाइन हो जाएगा। ग्लाइ प्लस में एलेनाइन हो जाएगा, ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा, डाइपेप्टाइड हो जाएगा, इसी के पार्ट्स बताए हैं। फिर अगला हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा और लिंकेज हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा। फिर अब ये वही बोलते हैं कि प्रोटीन जो होता है उनका 10,000 U से भी ज्यादा मॉलिकुलर वेट होता है। फिर इंसुलिन जो होता है, जो कि कहीं ना कहीं कंटेन करता है करीब 51 अमाइनो एसिड, मतलब इंसुलिन का स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि वो 51 अमाइनो एसिड कंटेन करता है। और इंसुलिन के बारे में अभी इसी चैप्टर में हम और आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिब्रस प्रोटीन हो जाएगा, फिब्रस प्रोटीन वही होता है जो कि केराटिनिन है। और मायोसिन हो जाएगा, ये इसके एग्जाम्पल याद कर लेना कि केराटिनिन जो होता है वो उसके एग्जाम्पल क्या है। फिर मायोसिन के फर्दरली एग्जाम्पल क्या, मायोसिन तो मेनली मसल्स में होता है। फिर अगला हो जाएगा ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये तो मेनली स्ट्रेट चेन था, अब थोड़े से ग्लोब्यूल भी तो बनते हैं, और लेकिन ग्लोब्यूल जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू स्फेरिकल शेप हो जाएगा। तो शेप कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, ये जो होता है वो पानी के अंदर जो होता है सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि छोटे हैं। इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन आर कॉमन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ये क्यों डिसॉल्व होते हैं वो बताती हूँ मैं, कि ये देखो ये तो ग्लोब्यूल है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, लेकिन जो हमारा मायोसिन वगैरह था वो कैसा होता है, एकदम मतलब पैरेलली अरेंज रहता है। तो इसको डिसॉल्व करना क्या होगा, मुश्किल होगा, और वो भी एकदम कंजस्टेड रहते हैं, बिल्कुल स्पेस ही नहीं रहता। और ये ग्लोब्यूल तो आसानी से डिसॉल्व हो सकते हैं ना, मान लो पहले ये ग्लोब्यूल जाके डिसॉल्व हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, इस तरीके से एक एक करके हो सकते हैं डिसॉल्व। लेकिन ये तो पैरेलल होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर रखे हैं, तो ये तो डिसॉल्व ही नहीं हो सकते। फिर अगला हो जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो जाता है जो कि एकदम सीधा होता है। इच पॉलीपेप्टाइड इन प्रोटीन हैज अमाइनो एसिड लिंकेज हो जाएगा विद ईच अदर इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस, एंड इट इज द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड दैट इज सेड टू बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन, यानी बिल्कुल सीधी चेन बनेगी इसमें। एनी चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके से सीधी चेन बनेगी। अब देखो अगर ये भी समझा देती हूँ मैं, मान लो यहाँ पे हमारा क्या था, अलग अलग अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं। अब मैंने क्या करा कि इस वाले अमाइनो एसिड को हटा दिया और फिर इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दूंगी तो मेरा ये वाला अमाइनो एसिड का तो पूरा सीक्वेंस खराब हो जाएगा ना, तो वो इसी की बात कर रहे हैं। फिर अगला हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑफ द प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिलता है, दो स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक अल्फा अल्फा हेलिक्स हो जाएगा, बीटा प्लेटेड हो जाएगा। प्लेटेड इन द सेंस की किसकी बात कर रहे हैं, प्लेट की बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने बोला हुआ है द स्ट्रक्चर अराइज हो जाएगा ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन। अब यही होगा कि जो उसका बैकबोन था उसी का, मतलब जो पॉलीपेप्टाइड चेन था ना उसका जो मेन बैकबोन था, उसी वो जो होगा वो सेंटर के अराउंड रोटेट हो जाएगा और इस तरीके से इसके अंदर बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड भी कौन सा बन रहा होगा, दो बॉन्ड हमें देखने को मिलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड अभी और देखेंगे जैसे कि अल्फा हेलिक्स में अलग बॉन्ड देखने को मिलेगा और बीटा हेलिक्स में भी अलग देखने को मिलेगा। अल्फा हेलिक्स जो होता है जो कि हेलिक्स के फॉर्म में होता है, जो ऐसे करके जो हेलिक्स बनाते हैं, इस तरीके से ये अल्फा हेलिक्स वाला होगा। तो फिर इन्होंने बोला मोस्ट कॉमन वेज हो जाएगा इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाएगा फॉर्म्स ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब जितने भी अल्फा हेलिक्स के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इनटू द राइट हैंडेड स्क्रू हेलिक्स NH हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा ऑफ ईच अमाइनो एसिड हो जाएगा, रेसिड्यू हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। तो फिर इन्होंने ये लिखा हुआ है एडजेसेंट टर्न हो जाएगा ऑफ द हेलिक्स। अभी इन्होंने एक हेलिक्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना रखा है कि एक हेलिक्स है तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर अगला हो जाएगा प्लेटेड वाला भी देखेंगे, ये दोनों जो है वो अल्फा हेलिक्स के ही स्ट्रक्चर है। तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट यही स्ट्रक्चर देखे, क्योंकि एमसीईआरटी का डायग्राम है, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टर्जरी स्ट्रक्चर, अगर मैं बीटा प्लेटेड की बात करूँ तो बीटा प्लेटेड जो होगा वो ये वाला हो गया बीटा प्लेटेड, ठीक है। ये तो हमारा बीटा प्लेटेड वाला जो होगा ये वाला हो गया कि जिसमें हमारे एकदम प्लेट की तरह स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे एक और वर्ड इन्होंने यूज करा है ड्रेपरी। ये वर्ड अगेन इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि हम पर्दा लगाते हैं तो पर्दा में कैसा होता है, एकदम पतली सी लेयर होती है और पतली सी लेयर के साथ वो मतलब उसी लेयर पे सब चीज आ रही होती है। तो ये भी उसी तरीके से एक पतली सी लेयर है और एकदम शीट की तरह ये काम करेगा। फिर आगे मूव ऑन करेंगे, फिर कहते हैं कि फिब्रस एंड ग्लोबुलर हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, टर्जरी हो जाएगा। फिर ये कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इतने सारे अट्रैक्शन जो होंगे वो टर्जरी के केस में लग रहे होंगे। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेन यही ध्यान रखना कि अल्फा हेलिक्स हो चाहे बीटा प्लेटेड हो, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ते हैं। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारा बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें देखो कितने सारे बॉन्ड इन्होंने जोड़ दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड भी जोड़ दिया, डाइसल्फाइड भी जोड़ दिया, वैन डर वाल्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब जितने लगभग फोर्स है वो सारे जोड़ दिया। और टर्जरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाता है, फिब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। और फिब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में
यहाँ पे भी ऊपर बहुत अच्छे से लिखा हुआ था कि फिब्रस कैसे काम करेगा या फिर ग्लोबुलर जो होता है वो कैसे काम करेगा, उस हिसाब से आप देख सकते हो। फिर उसके बाद हो जाएगा फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाएगा, जब हमारे बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और फिर जा करके तब जा करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रैपिड टू सब यूनिट। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दिस यूनिट, स्पेशल इन द सेंस कि थ्री डी में जब अरेंजमेंट करूंगी तो मेरे को कुछ अलग सा ही दिखेगा। अब देखो इन्होंने एक ही, ये सिंगल लाइन है तो प्राइमरी हो गया, और ऐसे कर्ली वाले तो सेकेंडरी हो गए। इस कर्ली वाले में ही अगर इसकी 2 लेयर आ गई तो टर्शरी हो गया, और इसमें ही बहुत सारी लेयर आ गई, मतलब जितनी लेयर थी, जितने बॉन्ड थे सब आ गए, तो वो फिर कौन सा हो गया, क्वाटरनरी हो गया। फिर अब इसके थ्रू भी इन्होंने ये बताया कि अगर मान लो मेरा प्राइमरी है तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन बनेगी, ऐसे करके बिल्कुल स्ट्रेट चेन बनेगी। अब ये मत कहना कि आप इसके साथ तो ऊपर भी बॉन्ड है, नहीं, वो ऊपर इसका सिर्फ हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन को ही देखो इन्होंने लिखा भी है कि ये चीज जो है वो हाइड्रोजन है इसकी, और ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन बनाएगा। और फिर इसके बाद जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ इसने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया है। बिल्कुल ये वैसे स्ट्रक्चर किसका, आप गेस करके बताओ, ये अल्फा हेलिक्स है या फिर बीटा प्लीटेड है, कमेंट में बताओ। फिर उसके बाद है ये यहाँ टर्शरी स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसमें आर ग्रुप हो जाएगा, हीम वाला ग्रुप हो जाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर हो जाएगा, और साथ में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। और साथ में जो इसके एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो जो होता है वो उसके अंदर आ जाता है हीमोग्लोबिन, इसका एग्जाम्पल। और इसके अंदर जो आता है वो आपका इंसुलिन आ जाता है, ठीक है, इंसुलिन हो गया, मायोसिन हो गया, और अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर ग्लोबुलर वाला प्रोटीन था, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। ये सारे जो होंगे वो इसके ही एग्जाम्पल हो जाएंगे, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हो जाता है। फिर अगला डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन बना तो भी लिया, अब प्रोटीन को अगर मेरे को खराब करना है, प्रोटीन को तोड़ना है, तो मैं कैसे तोड़ूंगी, उसको हीट दूंगी, मतलब फिजिकली केमिकली जितना हो सकता है मैं उसको पूरी तोड़ने की कोशिश करूंगी, चाहे उसका पीएच चेंज कर दूं, चाहे मैं उसका टेम्परेचर चेंज कर दूं, चाहे मैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को ही डिस्टर्ब कर दूं। अब किसी तरीके से भी मेरे को उस प्रोटीन को क्या करना है, तोड़ना है। तो 3 डायमेंशनल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वो अभी नॉर्मली क्या था, जब मैंने कुछ भी नहीं करा तो वो नॉर्मली क्या था, एक नेटिव प्रोटीन था, यानी नॉर्मली प्रोटीन था। लेकिन जब मैं उस पर केमिकल से फिजिकली पीएच का यूज करके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके सब चीज कर रही हूँ, तो उसे कह दूंगी मैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बच्चे जो होते हैं वो बॉइल्ड एग और अनबॉइल्ड एग में हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि इसके अंदर कौन सा जो प्रोटीन होगा वो किस तरीके से प्रोटीन होगा। तो अगर आपको याद ना आ रहा हो तो सिर्फ ये रिएक्शन लिख देना, प्राइमरी सेकेंडरी लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा, तो पूरा ही गलत हो जाएगा। तो अनबॉइल्ड एग जो होता है उसके अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। फिर मैं इसको अगर हीट भी कर दूं तो भी इसका स्ट्रक्चर जो होता है, क्योंकि प्राइमरी वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो तो डिजोल्व हो जाएगा, तो उसके बाद ये सेकेंडरी और टर्शरी वाला जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो बना लेता है। और ये भी अभी तक का मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और इसका आंसर अभी तक भी नहीं मिल पाया कि ऐसा होता क्यों है। फिर अगला इन्होंने बोला ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। और अगर मैं डीनेचुरेशन वैसे भी करती हूँ तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा तो किसको, सेकेंडरी और टर्शरी को, क्योंकि बड़े बड़े बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बना के रखा हुए हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर तो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया होगा कि एग जो होता है कोएगुलेशन ऑफ द एग हो जाएगा, या फिर कर्लिंग ऑफ मिल्क जो होगा, वो सारे इसी के एग्जाम्पल हो जाएगा। वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग, यानी वो वाटर कहाँ चला जाता है, तो वो वाटर इसी स्ट्रक्चर के मेनली फॉर्मेशन में, जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर है उसी में चला जाता है। कि इसने मतलब अपनी पहले क्या था, पहले ऐसे समझो कि पहले प्राइमरी था तो बिल्कुल ऐसी सी चेन थी, बिल्कुल सीधी वाली, ठीक है। लेकिन अब ये जो सेकेंडरी आई तो सेकेंडरी कुछ इस तरीके से, टर्शरी फिर ऐसे करके कुछ मतलब इस तरीके से बन गया। तो इस तरह तरीके से बनाते ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया ना। और अगर ऐसे करके ये पहली तो एकदम लीनियर चेन थी तो इसमें तो कोई दिक्कत हो भी नहीं रही थी, तो यही इसका रीजन हो जाएगा। द मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉलिबिलिटी एंड वाटर ऑफ अमाइनो एसिड आर जनरली हायर देन द कोरस्पॉन्डिंग हेलो एसिड हो जाएगा। ये कहते हैं मेल्टिंग और सॉलिबिलिटी पॉइंट जो है वो वाटर का ज्यादा है अमाइनो एसिड के कंपैरिजन में, ये हेलो एसिड के कंपैरिजन में। रीजन वही है कि अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि जो अमाइनो एसिड होता है उसका दोनों ही नेचर होता है, यानी कि ये एसिड की तरह भी बेस एक्ट करेगा और बेस की तरह भी एक्ट करेगा, तो वो तो वाटर के साथ वैसे भी रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन हेलो एसिड जो होता है वो तो सिर्फ एसिड की तरह ही रिएक्ट करेगी ना, इस वजह से। फिर अगला हो जाएगा एंजाइम। एंजाइम जो होता है वो ऐसे बायोकैटलिस्ट, सब कुछ एंजाइम जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट। और ऐसे एंजाइम जो कि हमारे बॉडी के बाहर पाए जाते हैं उसी एंजाइम के बारे में हम मेनली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो अंदर पाए जाते हैं वो तो हम दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। फिर अगला हो जाएगा ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर हम देखें तो सारे सारे एंजाइम जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन हो जाएगा। फिर लिखा मैंने द एंजाइम दैट कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज इज नेम्ड एज माल्टेज, मतलब एक ऐसा एंजाइम जो कि माल्टोज को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, तो उसे हम क्या कह देंगे, माल्टेज कह देंगे। फिर ऐसे ही ऑक्सीडो, ऐसा भी होता है कि अगर मान लो एक एंजाइम है उसके पास टेंडेंसी कि वो ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है, तो उसको हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज वाला एंजाइम कह देंगे। फिर अगला है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, की किस तरीके से एंजाइम जो होता है वो एक्ट करेगा। तो इस वाले में क्या होता है कि हमारे पास दो ये मतलब स्ट्रक्चर बन रखे हैं। अब इस दो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि अगर मान लो मैंने एंजाइम नहीं, इनिशियली मेरे पास एंजाइम नहीं था, मैंने नहीं डाला, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और फिर उसके बाद अगर मैंने एंजाइम डाल दिया तो
उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। बच्चों को हमेशा दिक्कत होती है एक्टिवेशन एनर्जी में, तो एक्टिवेशन एनर्जी कुछ भी नहीं है, ये हम और डिटेल में अभी पढ़ेंगे, जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे कि ये क्या चीज होती है और किस तरह से डील करती है। अब देखो ये वाला जो मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब जितना ज्यादा ये ऊंचा है उतनी ज्यादा मेरे को दिक्कत होगी ना इस साइड को जाने में, ये राइट साइड को जाने में। लेकिन अगर यही पार्ट एकदम नीचा सा है तो मैं एकदम तेजी से चली जाऊंगी, तो वही काम जो होता है वो एंजाइम का होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो कम कर देता है। और इसी पैराग्राफ में भी इन्होंने यही चीज लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम में ही बता दिया। फिर अगला हो जाएगा विटामिन। विटामिन वही होता है कि हमारी बॉडी को कम रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर हम विटामिन ना ले तो हमें अलग अलग तरीके की डेफिशिएंसी हो जाती है। और क्या डेफिशिएंसी होती है वो भी अभी हम पढ़ेंगे। प्लांट कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, मतलब विटामिन जो होता है वो हम तो बाहर से लेते हैं, लेकिन प्लांट जो होता है खुद ही सिंथेसिस कर लेते हैं। हाउएवर द बैक्टीरिया हो जाएगा गट कैन प्रोड्यूस सम ऑफ द विटामिन। अगर गट ऑफ द बैक्टीरिया देखे तो वो भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर देता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ हो जाएगा। ये डिफाइन हो जाएगी विटामिन की, तो ये लिखाना बोर्ड के पेपर में, आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर आगे मैं देखूं यहाँ पे ये मतलब किस तरीके से मैंने विटामिन को यहाँ पे तोड़ा है। तो विटामिन देखो, विटामिन जो है वो वर्ड पहले इसके अंदर ई भी प्रेजेंट था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने ई को ही ड्रॉप कर दिया। ई इसलिए ड्रॉप हो गया क्योंकि ये कहता है, यहाँ से लाइन पढ़ेंगे, लेटर वर्क शो दैट मोस्ट ऑफ डिड नॉट कंटेन अमाइनो ग्रुप, यानी कि बहुत सारे विटामिन में ऐसा था कि ये अमाइनो ग्रुप नहीं कंटेन करते थे। तो अमाइनो ग्रुप अगर कंटेन नहीं करेंगे तो तब भी तो विटामिन कहलाएंगे। तो इन्होंने यही कहा कि अगर अमाइनो ग्रुप जिनके पास नहीं है तो इसलिए हम ई वाले वर्ड को हटा देंगे। इसका मतलब इनके हिसाब से ई का जो रिप्रेजेंटेशन था वो किसके लिए था, अमाइनो एसिड के लिए था, इसलिए इन्होंने ई को हटाया। और अब जाकर के हम विटामिन की स्पेलिंग लिखते हैं। अब दो तरीके के विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो पानी में घुल जाते हैं, फैट सोल्यूबल जो कि फैट मतलब जो हमारा फैट गट होता है उसमें जाकर के डिजोल्व होता है। वाटर सोल्यूबल इन द सेंस कि इसके अंदर बी और सी होगा। और ये वाटर सोल्यूबल की एक और बात है कि हमारी बॉडी के अंदर कभी भी स्टोर नहीं रहते, ये हमेशा बाहर ही निकलते रहते हैं। लेकिन एक और जो हमारा अभी हम पढ़ेंगे कि जो हमारा एक कोई सा विटामिन है जो कि हमेशा हमारे बॉडी के अंदर ही रहता है, वो अभी हम आप नाम आपको आई थिंक नाम तो याद ही आ गया होगा कि वो कौन सा वाला है, वो विटामिन B12 है, दैट इज और साइनेकोबैलामिन। अभी नीचे ही लिखा हुआ है मैंने, उस स्लाइड पे भी चलेंगे। फिर फैट सोल्यूबल हो जाएगा। फैट सोल्यूबल में क्या आ जाता है, कीड़ा। इसे याद कर लो, एक भी चीज आप भूलोगे नहीं। कीड़ा इन द सेंस विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ऐसे करके। फिर इन्होंने बोला फैट सोल्यूबल और विटामिन, वही बोला होगा लिवर और एडिपोज जो मैंने भी बताया। विटामिन B12 के बारे में मैंने बता दिया कि वाटर सोल्यूबल होता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। अब विटामिन ए हो जाएगा जाइरोप्थेल्मिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया, आई। और ये थोड़े से सोर्सेज है, सोर्सेज पे कम ध्यान देना, मेन फोकस इसकी डेफिशिएंसी पे करना, वही पूछे जाते हैं। फिर अगला विटामिन B1 हो जाएगा, थायमिन जिसे हम कह रहे थे, बेरी बेरी। बेरी बेरी तो हमने बचपन में भी पढ़ा था। फिर विटामिन B2 हो जाएगा, चियोलॉसिस हो जाएगा, विटामिन B6 हो जाएगा, कॉन्फ्यूजन, विटामिन B12, पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा, आरबीसी डेफिशिएंसी। अभी हमने विटामिन B12 साइनिकोबैलामिन पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया, यानी स्किन पे जो व्हाइट व्हाइट से दाग दिए होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पर्नीशियस एनीमिया कह देते हैं। आरबीसी डेफिशिएंट हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ। और ये तो जीरोप्थेल्मिया तो जो वैसे भी नाइन ब्लाइंडनेस है। और बेरी बेरी जो होता है उसमें क्या होता है कि हमारा वेट जो होता है वो एकदम से लॉस होने लगता है अचानक से ही। और चियोलॉसिस क्या हो जाता है कि जो हमारा माउथ है वो एकदम, जो कॉर्नर होता है वो एकदम सूखा सूखा सा लगने लगता है, एकदम मतलब जैसे लगता है कि पानी बिल्कुल ही नहीं है इसकी बॉडी में, ऐसा मतलब एक अलग सा ही फेस देखने को लग जाता है। और साथ में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी होता है इसके साथ। बर्निंग सेंसेशन, मतलब जल्दी जल्दी सी स्किन लगती रहती है, हमेशा खुजली होती रहती है, ऐसे सारे इसके सिम्टम्स है। फिर अगला हो जाएगा विटामिन सी, जिसे हम कह देते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी जिसे हम कह देते हैं ब्लीडिंग गम्स, यानी कि जो हमारे दांत होते हैं, दांत में जो दांत के जो नीचे वाला पार्ट होता है उससे खून आना जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन डी, ये सब तो बच्चों का फेवरेट होता है क्योंकि ये हमेशा याद ही रहता है। रिकेट हो जाएगा, ऑस्टियो मलेशिया हो जाएगा। रिकेट जो होता है वो मेनली बच्चों के अंदर हो जाएगा, और जो बड़ों के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टियो मलेशिया। ऑस्टियो इन द सेंस की बोन से रिलेटेड है। फिर अगला हो जाएगा विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन ई ये हो जाता है कि जब हमारा आरबीसी काउंट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और साथ में मस्कुलर मसल्स वीक वीक सी लगने लगती है, ऐसे विटामिन के है जो कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग टाइम को बढ़ा देगा। फिर ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा जो कि हेरिडिटी। अब देखो न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो हमें कहाँ से मिला है, अपने पेरेंट्स से मिला है। और अपने पेरेंट्स इन द सेंस की हेरिडिटी तो होगी ही होगी। फिर इसमें वही डीएनए और आरएनए जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको ऊपर ही मतलब फर्स्ट पेज पे ही समझा दिया था। फिर न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, लॉन्ग चेन पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड यानी बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड को जोड़ जोड़ के हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का। इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कह देते हैं। बहुत बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है और जो न्यूक्लियोटाइड है वो बिल्कुल सेम चीज है, जबकि ऐसा नहीं है। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो उसमें हमारा कौन कौन सा आ जाएगा, एडेनिन, एडेनिन। न्यूक्लिक एसिड में हम पढ़ते हैं ना, जैसे कि एडेनिन ग्वानिन तो हमने पढ़ा है, लेकिन एडेनिन ग्वानिन जो है वो क्या हो गया, आपका नाइट्रोजनस बेस हो गया।
वो चीज अगर आपकी नाइट्रोजनस बेस हो गई तो उसे हम क्या करेंगे, एडेनिन ग्वानिन, है ना, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिन, थाइमिन हो जाएगा। लेकिन इसमें नाइट्रोजनस एसिड में अगर मेरे को यही चीज बनानी है तो मैं कैसे लिखूंगी, एडिनोसाइन ऐसे करके लिखूंगी ना, एडिनोसाइन गुआनोसाइन, और मतलब एडिनोसाइन गुआनोसाइन, मतलब नाम तो बिल्कुल सेम ही है, बस सीन सीन सी लगा दो मतलब सबके पीछे, चाहे गुआनोसिन साइटोसिन एंड थाइमिडिन ऐसे करके, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजनस एसिड एंड ये नाइट्रोजनस बेसिस में कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों टर्म्स में, दोनों टर्म ही अलग है और इनके मीनिंग भी अलग है। अभी राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज तो मैंने बता दिया। बीटा इन द सेंस की जो हमारा OH ग्रुप होगा वो कहाँ पे होगा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब इन्होंने कहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे ऊपर से ले रखा है। जैसे बीटा डी लिखा है तो पॉजिटिव का OH हो जाएगा, और यहाँ पे बीटा डी 2 लिखा हुआ है तो OH ग्रुप इधर के साइड आ जाएगा। मतलब बीटा डी लिखा है तो इन्होंने यहाँ पे H से मतलब है इनका कि जो हमारा H होगा वो राइट हैंड साइड होगा, लेकिन ग्लूकोज के केस में OH से मतलब होता था, तो ऐसा भी हो सकता है कि H से भी मतलब हो, तो बीटा 2 हो जाएगा और बीटा डी राइबोज हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा डीएनए जो होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीएनए और आरएनए जैसी चीजें जो होती है वो किन चीजों से मिलकर बनी है, तो वो बनी है पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर के, यानी कि अगर मान लो ये डीएनए का ही स्ट्रक्चर है, वैसे तो है ये स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर में जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है वो तो हमारा क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। ये चीज शुगर हो गई, यहाँ पे आकर के हमारा क्या जुड़ जाता है, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ गया। अब क्या चीज बचा हमारा, नाइट्रोजन बेस, तो नाइट्रोजन बेस जो होता है वो ऐसे करके जुड़ जाता है। इस तरीके से हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है। एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम होगा। अब ये वाले जितने भी स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, और ऐसे करके याद कर सकते हो कि जैसे कि इधर वाली जितनी भी चेन है बेंजीन की, वो एक छोड़ के मतलब बिल्कुल बेंजीन की तरह ही है कि डबल बॉन्ड फिर छोड़ा, फिर डबल बॉन्ड फिर छोड़ा, फिर ऐसे करके। लेकिन आप इसको याद ही करना पड़ेगा आपको कि एडेनिन में कैसे करना है, कि ग्वानिन में कैसे करना है, किस तरीके से डिफरेंट है। डिफरेंस इन द सेंस कि इसका ये कार्बन जो होता है वो NH2 से कनेक्ट है, इसका कार्बन जो है डबल बॉन्ड O से, यहाँ से CNH2 से कनेक्ट है। इस तरीके से फिर अगला जो आगे बढ़ेंगे, फिर साइटोसिन हो जाएगा, साइटोसिन और थाइमिडिन एंड यूरेसिल हो जाएगा। साइटोसिन में हमें क्या देखने को मिलेगा, CNH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड N हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, जब दो C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है और साथ में एक CH3 लग रखा है तो थाइमिन हो जाएगा। थाइमिन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। थाइमिन से CH3 ग्रुप हटा दो, बन गया आपका यूरेसिल। फिर अगला हो जाएगा यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट है। थाइमिन जो होता है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना कि अब इन्होंने लिखा है द यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ द बेस टू वन डैश पोजीशन, यानी बेस जो होता है वो अटैच हो रहा है कहाँ पे, वन डैश वाले पोजीशन में। न्यूक्लियोसाइड द शुगर कार्बन आर नंबर्ड एज 1 डैश 2 डैश 3 डैश एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दीज फॉर्म्स द बेस व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू द फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा एट 5 डैश पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी। अब इन्होंने बोला है कि ये हमारा स्ट्रक्चर है किसी भी न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब इस वाले में एक नाइट्रोजन बेस लग रखा है। अभी उसी चीजें के बारे में बताते हैं कि मतलब किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिफ्थ वाले पोजीशन में क्या लग रखी है, शुगर की मोइटी। शुगर मोइटी इन द सेंस की जैसे शुगर में हमारा जो हेमीएसिटल वाला ग्रुप था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी लगा रखा है इन्होंने। फिर इस तरीके से ही हम किसी को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है एक न्यूक्लियोसाइड है और एक न्यूक्लियोटाइड है। अब अगर देखो न्यूक्लियोसाइड, मैंने अगेन आपसे ऊपर भी कहा था कि न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो अलग होता है और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो अलग होता है। साइड जो होता है वो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन बेस होगा। इसमें क्या चीज एब्सेंट होगा, फॉस्फोरिक एसिड, मतलब फॉस्फोरिक ग्रुप जो होगा वो इसमें नहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके अंदर फॉस्फेट भी प्रेजेंट होगा, शुगर भी प्रेजेंट होगा और बेस भी प्रेजेंट होगा। ये तीन चीज से बना है, ये सिर्फ और सिर्फ दो चीज से बना है जिसमें हम क्या कहेंगे कि बेस होगा और साथ में बेस इन द सेंस की मैं किसकी बात कर रही हूँ, नाइट्रोजनस बेस की बात कर रही हूँ, और साथ में यहाँ पे शुगर भी होगा और क्या चीज नहीं होगा, फॉस्फोरिक एसिड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं फॉस्फेट को भी जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा, हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड जो होता है किस तरीके से, अगर मैं इसकी पूरी चेन बनाऊं तो कैसे जुड़ेगा, 5 डैश से 3 डैश जुड़ेगा। इन्होंने यहाँ पे दिखा भी रखा है कि ये कैसे 5 डैश था यहाँ पे, फिर ये 3 डैश से जुड़ा है। यहाँ पे देखो ये 5 डैश था, फिर अगला हो गया 3 डैश से जुड़ा, फिर 5 डैश से जुड़ा, फिर 3 डैश से, इसी तरीके से इसकी लिंकेज चलेगी। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने फॉस्फेट लिखा है, जिसमें मैंने मिथाइल ग्रुप लिखा है, जिसमें मैंने शुगर भी लिखा और बेस भी लिखा। तो इसका मतलब किसकी चेन हुई, न्यूक्लियोसाइड की या फिर न्यूक्लियोटाइड की। ये वैसे चेन होगी किसकी, न्यूक्लियो वाले टाइड की, न्यूक्लियोटाइड की, क्योंकि इसमें तीनों चीजें ही प्रेजेंट है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, फिर फॉस्फेट वाला ग्रुप हो जाएगा। अब ये तो है हमारा डीएनए। डीएनए जो होता है 5 डैश टू 3 डैश एक साइड बन रहा होगा, एक 3 डैश टू 5 डैश बन रहा होगा। ग्वानिन जो होता है हमारा आग वाले कंपाउंड जो होते हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, प्यूरिन के अंदर आ जाएंगे। लेकिन हमारा जो ग्वानिन और साइटोसिन हो जाता है पिरिमिडिन के अंदर आ जाएगा। और एडेनिन जो होता है वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ, थाइमिन के साथ। ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ ऐसे डबल बॉन्ड बनाता है। अब इसकी डिस्कवरी किन्होंने की, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड वुड अबाउट ईच अदर हो जाएगा एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो जाएगा। एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमिन। एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। फिर अगला उन्होंने बोला मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। मतलब ये आरएनए के थोड़े से टाइप्स बताए इन्होंने कि किस तरीके से आरएनए
का फॉर्मेशन होता है, लेकिन आरएनए में हमेशा ध्यान रखना है कि आरएनए जो होता है वो सिंगल चेन होता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि 2 चेन तो बना ही नहीं सकता। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बोला है, ये इन्होंने बोला सीक्वेंस ऑफ बेस ऑन डीएनए इज आल्सो यूनिक फॉर द पर्सन एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग ये डिफाइन है कि अगर हम फिंगरप्रिंट ले ले किसी का, तो फिंगरप्रिंट तो वैसे भी सबका अलग होता है। अब कोई कोई लोग कहते हैं कि सर्जरी करवा दी तो फिंगरप्रिंट बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, फिंगरप्रिंट सेम का सेम ही रहेगा। फिर अगला है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड कि न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या है, क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड का सबसे बड़ा फंक्शन है कि डीएनए मॉलिक्यूल होता है, आरएनए मॉलिक्यूल भी इसी के अंदर आता है, सेल्फ डुप्लीकेशन, यानी डीएनए के अंदर ये टेंडेंसी है कि अगर मेरी बॉडी में कुछ नहीं भी हुआ तो खुद ही का अपना डुप्लीकेट बना बना के सेल डिवीजन करेगा और मेरी बॉडी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डीएनए स्ट्रैंड्स आर ट्रांसफर्ड हो जाएगा टू द डॉटर सेल, प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, आरएनए मॉलिक्यूल्स इन द सेल, बट द मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन हो जाएगा इज प्रेजेंट इन डीएनए इंटरसेलुलर मैसेंजर। एंडोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड में हम क्या देखने को मिलेगा, अब हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास 2 ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे तो आप इसकी डिटेल बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, बायोलॉजी में वहाँ पे पढ़ते होंगे। फिर यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर जिनका सिक्रीशन होता है, ऐसे हार्मोन को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ही आ जाते हैं डायरेक्टली। इन्होंने भी वही वाली बात लिखी है। फिर ये क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड फॉर एग्जांपल इंसुलिन, एंडोमॉर्फिन एंड सम अदर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स सच एज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। अब जैसे कि हमारे पास पॉलीपेप्टाइड भी होते हैं और सिंगल वाले पेप्टाइड भी होते हैं। अगर पॉलीपेप्टाइड की बात करूं तो इन्होंने एग्जांपल दिया इंसुलिन, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि 51 अमीनो एसिड से बना है और ये एंडोडॉर्फिन हो जाएगा। और साथ में अगर सिंगल वाले की बात करूं तो एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का मेन फंक्शन ये होता है कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है या फिर हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है तो ये हमारे जो 2 हार्मोन है ये अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। फिर अगला इंसुलिन का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर, तो इंसुलिन का मेन काम है कि हमारे अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। इंसुलिन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू द रैपिड राइज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ताकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो मेंटेन रह सके। अब ग्लूकोगॉन टेंड्स टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। अब ग्लूकेगॉन जो होता है वो एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है और उसी का अगर मैं ग्लूकेगॉन को छोटा टुकड़ा कर दूं तो मैं किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे ब्लड के अंदर। और यही ग्लूकोज जो होता है मैं यूज करती हूँ किसकी तरह, एज एन एनर्जी की तरह यूज कर देती हूँ, यही इसका काम होता है इंसुलिन का। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी की बात करूँ तो इससे क्या हो सकता है, डायबिटीज मेलिटस। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस में इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें डेफिशिएंसी होती है मेनली वैसोप्रेसिन से रिलेटेड, लेकिन इसमें डेफिशिएंसी होती है मेनली इंसुलिन से रिलेटेड आए तो ये डायबिटीज मेलिटस वाला आंसर चला जाएगा। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ग्लूकेगॉन टेंड टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन मीडिएट रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब जैसे जैसे बाहर के एक्शन आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है या फिर डर लग रहा है या फिर हंसी आ रही है, तो इन सब के जो जितने भी कंट्रोल होगा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के बाद होगा। थायरोक्सिन जो होता है किससे रिलेटेड है, अमाइनो एसिड है, किसका, टायरोसिन का। ये बिल्कुल ऐसे ही याद कर लेना, पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही पढ़ लोगे, इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। फिर अगला हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म। 2 तरह के थायरॉयडिज्म, हाइपो एंड हाइपर। हाइपो यानी कि जब मेरा जो थायरोक्सिन का जितना लेवल था उससे मेरा कम है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, लेथार्जीनेस हो जाएगा, ओबेसिटी होगा, मोटापा होगा। लेकिन अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करो तो इसमें भी वही होता है, लेकिन मेन रीजन दोनों का वही है कि हमारे बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो गई। फिर अगला हो जाएगा कंडीशन इज लार्जली बीइंग कंट्रोल्ड बाय एडिंग सोडियम आयोडाइड टू कमर्शियली टेबल सॉल्ट। फिर अब वो वही कह रहा है कि सोडियम आयोडाइड की कमी होती है नॉर्मली बॉडी के अंदर, तब हमें ये फेस करना पड़ता है। अब देखो स्टीरॉयड हार्मोन जो होता है वो कैसे होता है कि हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर जो था ये हमारा स्टीरॉयड वाला हार्मोन है, जिसे हम क्या कह देंगे, एड्रीनल ग्लैंड कह देंगे। अब किडनी के ऊपर जो ये वाला हार्मोन है उसमें 2 पार्ट होते हैं। अगर मैं एड्रीनल ग्लैंड को पूरा मतलब खोल के देखूं तो 2 पार्ट होंगे, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला। इन्होंने यहाँ पे किसी बात की एड्रीनल कॉर्टेक्स, और एड्रीनल कॉर्टेक्स में इन्होंने किसकी बात करी है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं, यहाँ पे लिखा भी होगा, मॉड्यूलेट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। और कहीं भी सूज बूझ जाता है, कहीं भी सूजन स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वहां पे यही ठीक करते हैं। फिर इन्होंने बोला दे आर इन्वॉल्व इन रिएक्शन टू द स्ट्रेस, ये भी स्ट्रेस से रिलेटेड है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड वही होते हैं कि बॉडी के अंदर अगर वाटर की कमी हो जाए या फिर सॉल्ट की कमी हो जाए तब हम इसका यूज करेंगे। फिर एडिशन डिसीज, इसकी कमी से क्या हो जाता है, एडिशन डिसीज हो जाता है एड्रीनल ग्लैंड की कमी से। फिर इन्होंने बोला सेकेंडरी सेक्स करेक्टर। अब इन्होंने थोड़े से मेल और फीमेल के बीच में डिस्टिंग्विश करा है कि मेल के अंदर तो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है और उसी की वजह से उसके अंदर सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक आता है, और फिर उसके बाद जो होता है वो फीमेल के अंदर ही ऐसे ही सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक आता है जो कि कंट्रोल करते हैं उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को। फिर उन्होंने बोला प्रोजेस्टेरोन हो जाएगी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। अब देखो नॉर्मली तो बॉडी के अंदर क्या निकलेगा, एस्ट्रोजन निकलेगा फीमेल के अंदर, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान देखें तो उसकी बॉडी के अंदर फिर क्या निकल रहा होता है, प्रोजेस्टेरोन निकल रहा होता है। फिर अब इंडेक्स क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इंडेक्स क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखे हैं, अगर आपको नहीं बनता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बच्चों आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब इसी बात पे हम थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं एकदम फटाफट से, ताकि आपका माइंड
भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और एकदम रनिंग मोड में आ जाए, इस क्वेश्चन को करते हैं। और अगर आपको आ रही है नींद और हो रही है टेंशन, तो जाओ और मुंह धो के आओ और फिर स्टार्ट करो, और फिर इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करो। नहीं सॉल्व होता फिर मेरा यहाँ से ऑडियो सुनो कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे है, फिर देखो यहाँ पे 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर है और मोनोसेकेराइड आर गिवन बिलो, विच ऑफ देम आर एरोबर्स। आगे ना एरोबर्स पे क्वेश्चन, अब एरोबर्स पे क्वेश्चन आया तो एरोबर्स पे मैंने क्या बताया था कि इसके पहले वाले जो कार्बन है उस पे हमारा एच और ओ एच का जो पोजीशन होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। अभी देखो एच इधर लेफ्ट साइड है, यहाँ पे राइट साइड है, तो यार इन दोनों में तो चेंज हुआ। अगर ओ एच की देखो तो इसमें भी ओ एच और एच हो जाएगा, तो इन दोनों में तो सेम है। और ऐसे फर्स्ट और थर्ड वाले में क्या है, डिफरेंट है। तो या तो फर्स्ट और सेकंड हो या फिर फर्स्ट और थर्ड हो। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ये, तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा, फर्स्ट वाला चला जाएगा। फिर ये कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सब कंपाउंड अलोंग विद देयर स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ देम हैव द डी कॉन्फिगरेशन, यानी डी कॉन्फिगरेशन जो है वो इन सब में से किसके अंदर है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले तो ये चेक करो कि अगर इन्होंने पॉजिटिव रोटेशन बोली है तो इनका OH ग्रुप जो होता है वो राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो क्या आ रहा है, OH ग्रुप हाँ आ रहा है। फिर इस वाले में भी राइट हैंड साइड आ रहा है। अब इन्होंने नेगेटिव इधर बोला है तो इनका OH ग्रुप जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा होगा। तो ये तीनों स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही है। और डी कॉन्फिगरेशन इसलिए हो गया क्योंकि डी कॉन्फिगरेशन तो मेनली OH ग्रुप को ही देख के हम डील करते थे, और OH ग्रुप हमने किसके हिसाब से देख लिया, साइड के हिसाब से देख लिया, और साइड के हिसाब से देखा तो हमें तो तीनों सही लगे, इसलिए इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा। फिर ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए इन सब में से क्या चीज सही नहीं है, इट इज एल्डोहेक्सोन सही है। और हीटिंग एच आई हाई एनएक्स फॉर्म करता है, इट इज प्रिवेंटेड इन फ्यूरेनोज फॉर्म, ये फ्यूरेनोज फॉर्म में होता है। नहीं, ये किस फॉर्म में पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है किसके फॉर्म में, पायरेनोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में पाया जाएगा, पायरेनोज के फॉर्म में। फ्यूरेनोज के फॉर्म में कौन पाया जाता है, आपका फ्रुक्टोज पाया जाता है, एफ फॉर फ्रुक्टोज, एफ फॉर फ्यूरेनोज। इट डज नॉट गिव 2,4 डीएनपी, हाँ तो ये 2,4 डीएनपी नहीं देता। तो अगर इन्होंने ये लिखा तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डीएनपी टेस्ट कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जो कि फॉर्म कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इफ इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इन्होंने बोला है कि हम मतलब ये कैसे कह सकते हैं कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब प्रेजेंट है, मतलब किस चीज को देख के ऐसा कह सकते हैं। तो ग्लूकोज फॉर्म पेंटासिटेट, हाँ वो फॉर्म करता है। फिर इन्होंने बोला हुआ है कि ग्लूकोज रिएक्ट विद, लेकिन इसका मेन रीजन नहीं होगा, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन टू फॉर्म एन ऑक्साइम, तो हाँ वो करता है। फिर इन्होंने लिखा पेंटासिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन, तो वो हाइड्रोक्सिलामाइन। लेकिन ये वाली बात जो है वो बिल्कुल सही है और रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, टू ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा, हाँ हो जाता है वो। लेकिन वो नाइट्रिक एसिड अगर मैं डाल रही हूँ तो ग्लूकोनिक एसिड में ना ऑक्सीडाइज होकर के वो क्या बनाता है, सैक्रिक एसिड। अभी हमने चैप्टर में ही पढ़ा था कि वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, सैक्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर इन्होंने बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, यानी ऐसा क्या चीज होता है जो कि हमें ये बताएगा कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो एचआई बताएगा क्या, नहीं। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन बताएगा, नहीं। रिएक्शन विद, अब इन्होंने बोला है रिएक्शन विद एचसीएन बताएगा, एचसीएन बताएगा। अब देखो यहाँ पे एचसीएन तो वैसे नहीं बता सकते क्योंकि एचसीएन क्या बताता था, ये बताता था कि इस पे एडिशन रिएक्शन होगी, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि इसका ऑप्शन जो होगा वो बी और सी चला जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या कहता है, ये कहता है कि हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, यानी इन सब में से ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो कि हमसे ये कहता है कि हाँ कार्बोनाइल ग्रुप तो प्रेजेंट है ही हमारे मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसके अंदर हमारा जो मतलब एचआई वाला जो होता है उसका काम क्या होता है, मेनली रिडक्शन करना होता है। तो ये तो ऐसा नहीं कहता। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन, हाँ तो हाइड्रोक्सिलामाइन में तो मेनली कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन ही किस पे होती है, ये डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे होती है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के लिए पूछा तो इसका ऑप्शन तो ये होगा ही। और HCN भी जो होती है वो एक तरीके की कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। और ये सब चीजें हमने किस चैप्टर में पढ़ी है, एल्डिहाइड वाले पढ़ी है। तो इसका ऑप्शन चला जाएगा डी, दैट इज योर बी एंड सी वाला ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एनोमर। इन सब में से कौन सा, आप देखो एनोमर का एक क्वेश्चन मैंने ऊपर करवाया, अब ये वाला एनोमर का आप खुद ट्राई करके देखना, आपको आई होप क्वेश्चन समझ आ जाएगा। फ्रुक्टो अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जब भी आपको रिप्लाई कर दूंगी। फ्रक्टोज रिड्यूसेस टॉलन रिएजेंट हो जाएगा ड्यू टू किसकी वजह से, इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जेंस टू एल्डिहाइड बाय द बेस। अब देखो फ्रक्टोज जो होता है वो रिड्यूस कर देता है टोलन रिएजेंट को, ऐसा क्यों, टोलन रिएजेंट को कौन रिड्यूस करता है, मेनली एल्डिहाइड करता है। तो फिर ये क्यों कर देता है, तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप की वजह से नहीं, एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप की वजह से, या फिर इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड बाय बेस। अब ये कहते हैं इनोलाइजेशन से क्या होता है कि मतलब अब देखो हम तो नॉर्मली ये पढ़े हैं ना कि इनोल से क्या बनता है, कीटो बनता है, लेकिन ये कहता है कि इनोलाइजेशन कर दो मतलब कि कीटो से पहले इनोल बना दो और इनोल से फिर आगे जाकर के क्या बना दो, एल्डिहाइड बना दो, ऐसा भी पॉसिबल है। और इसी तरीके से हम इसको टॉलन एजेंट से भी क्या करवा सकते हैं, इसका रिडक्शन करवा देते हैं। फिर अगला हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड on the basis of their behavior on hydrolysis and also
एज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज इज योर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देख के पता चल रहा है डाइसेक्राइड भी मोनोसेक्राइड नहीं होगा, रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि रिड्यूसिंग शुगर के नेम बताओ। रिड्यूसिंग शुगर के नेम में बिल्कुल कॉमन सी चीज है, दैट इज और माल्टोज और लैक्टोज हो जाएगा। फिर 9th वाले पे पढ़ेंगे डाइसेक्राइड हो जाएगा, दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो कि रिड्यूसिंग इन नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया, सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग, लैक्टोज है लेकिन सुक्रोज की वजह से गलत हो जाएगा। सुक्रोज और माल्टोज है, सुक्रोज नहीं है तो लेकिन माल्टोज है लेकिन सुक्रोज की वजह से गलत हो जाएगा। फिर अगर मैं डी की बात करूँ तो सुक्रोज और लैक्टोज तीनों है तो तीनों की वजह से भी गलत हो जाएगा। फिर अगला अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन से मैंने कैसे याद करवाया था, ए फॉर अमाइलोज, ए फॉर अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज वाले में स्ट्रेट चेन थी, अमाइलोपेक्टिन में कैसे चेन थी, ब्रांच चेन थी। तो ब्रांच चेन है तो वो उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल लगेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल लगेंगे तो ज्यादा अर्थ पे प्रेजेंट होगा, 80 to 85% मिलेगा। फिर अगला है सेलुलोज वाला क्वेश्चन। सेलुलोज वाला नाम से पता चल रहा है अभी की सेलुलोज है तो उसके लिए एंजाइम कौन सा यूज कर रही हूँ मैं, सेलुलोज वाला एंजाइम यूज कर रही हूँ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेलुलोज। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, अब इन्होंने एंजाइम बोल दिया तो सेलुलोज का यूज करूंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जाइमेज वाला एंजाइम हमने किस चैप्टर में यूज करा था, तो इसका आंसर है कि अल्कोहल वाले चैप्टर में यूज करा था। ऐसे ही इन्वर्टेज भी यूज करा था और यूरियस। यूरियस हमने क्लास 11th के जो हमारा पहला जब हम बेसिक पढ़ रहे होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आया, कहाँ से इसका फॉर्मेशन हुआ, तो वहां पे हम यूरियस के बारे में पढ़े होंगे। फिर अगला इन्होंने बोला ग्लाइकोजन हो जाएगा ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हो जाएगा इन विच चेन इज फॉर्म बाय C1 एंड C4। यानी ग्लाइकोजन के अंदर ये कह दे कि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। ब्रांचिंग अकर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ C1 एंड C6 लिंकेज। तो मतलब एक ऐसे एग्जांपल हो जिसके अंदर ब्रांचिंग बन रही हो। फिर इन्होंने बोला स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू, यानी ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल किससे सिमिलर सा होता है। तो अमाइलोज के अंदर तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनेगी, इन्होंने ब्रांचिंग की पूछी हुई है तो अमाइलोपेक्टिन के अंदर बनेगी। सेलुलोज के अंदर भी कैसे थी, स्ट्रेट चेन, गलत मत करना। सेलुलोज के अंदर एस लग रखा है तो स्ट्रेट चेन बन रही होगी। फिर ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर भी स्ट्रेट चेन भी बनती है, ब्रांच चेन भी बनती है। तो कोई स्पेसिफिक तो इन्होंने नहीं बताया कि ग्लूकोज हम किस मॉलिक्यूल में यूज कर रहे थे, ऑप्शन नहीं जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लिवर ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर वैसे भी ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ग्लाइकोजन हो जाएगा। अमाइलोपेक्टिन का आंसर नहीं हो सकता। सेलुलोज प्लांट के अंदर होगा, अमाइलोज भी नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अक्लिंग अल्फा अमाइनो एसिड से ऑप्टिकली इनएक्टिव, इन सब में से कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, ग्लाइसिन चला जाएगा। एक मतलब वन एंड ओनली मैं इसको कहूँ अमाइनो एसिड जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो कैसा होगा, सुपर इम्पोजिबल कि नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। फिर इन्होंने बोला है कर्लिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन प्रोटीन, अगेन एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्ट। फिर इन्होंने बोला ईच पॉलीपेप्टाइड से द प्रोटीन हैज अमाइनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज सेड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब इन्होंने वही बोला है कि अगर मैं सारे पॉलीपेप्टाइड को लिंक कर दूं एक मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे करके, तो 100% कहाँ पे जाएगा, प्राइमरी पे जाएगा, सेकेंडरी में तो नहीं जाएगा। सेकेंडरी में और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, टर्जरी तक आते आते वो ऐसा होगा कि बिल्कुल मतलब सेकेंडरी मतलब जितने भी बॉन्ड थे वो सारे आ जाएंगे, जिसमें हमने अभी पीछे ही पढ़ा था कौन कौन से बॉन्ड थे, हाइड्रोजन बॉन्ड थे और कौन सा बॉन्ड था, वंडर वॉल फोर्स था और कौन सा बॉन्ड था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। और क्वाटरनरी की तो कोई बात ही नहीं है। फिर इन्होंने बोला विच पार्ट ऑफ द अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अगर मैं इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाऊं तो कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जो कि लिंक करते, तो NH2 वाला पार्ट होता है, सिर्फ NH2 वाला पार्ट होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये ऑप्शन ए और सी तब ऑप्शन सही होता है अगर मैं डी पे ये मेंशन कर देती कि बोथ ए एंड सी, लेकिन उन्होंने ऐसा तो मेंशन नहीं करा। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा आपका, ये बी वाला ऑप्शन चला जाएगा। फिर उन्होंने बोला प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इन 2 स्टेप्स हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल शेप, दैट इज फिब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो कौन सा चला जाएगा, एल्ब्यूमिन चला जाएगा, इंसुलिन चला जाएगा, ये ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल है। और केराटिन और मायोसिन जो थे वो आपके फिब्रस वाले प्रोटीन के एग्जांपल थे। प्रोटीन आर फाउंड टू हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दैट इज अल्फा हेलिक्स हो जाएगा, बीटा प्लेटेड हो जाएगा। अब अल्फा हेलिक्स जो होता है उसके अंदर तो कैसी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बीटा प्लेटेड के अंदर मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों के अंदर कॉमन थी, और पेप्टाइड बॉन्ड, वंडर वॉल फोर्स, डाइपोल डाइपोल, मतलब जितने भी बॉन्ड है वो जितने भी इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा वो सारे आप इसमें डाल देना टर्जरी में, लेकिन एक कॉमन सा बॉन्ड जो मिलता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ग्रुप स्टोर्ड इन आवर बॉडी, दैट इज विटामिन B12, साइनेकोबैलामिन एंड पर्नीशियस एनीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज विटामिन, जब से ऐसा कौन सा एसिड है जो कि विटामिन की तरह एक्ट करता है, तो ये एक यूनिक क्वेश्चन है। स्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो करेगा। फिर इन्होंने बोला है डाइन्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन, ये पूरी एनसीईआरटी की ही लाइन है, तो इसमें लिंकेज हमने कहा कि पढ़ी थी 5-2, 3- पढ़ी थी। द प्रेजेंस ऑफ, और ये डीएनए और आरएनए का मैंने ये पढ़ाते वक्त भी कहा था कि डिफरेंस कहाँ पे देखने को मिलता है, सेकंड वाले पोजीशन पे। विच ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ द साइटोसिन इन वन स्ट्रैंड्स टू दैट इन अदर स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, दैट इज योर ग्वानिन। ये कहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो होता है मतलब साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री, साइटोसिन के अपोजिट साइड पे क्या आएगा आपको, ग्वानिन आएगा, और 3 बॉन्ड के साथ आएगा, और एडेन के अपोजिट साइड पे क्या आएगा, थायमिन आएगा। फिर इन्होंने बोला था सीक्वेंस इन विच अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन प्रोटीन, अब वो वाला इन्होंने लिखा है ए के साथ, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक ऐसा सीक्वेंस जिसपे अरेंज लिख दिया ना, अगर स्ट्रेट लिखता तो फिर प्राइमरी होता, लेकिन अगर अरेंज लिखा
है। तो इसमें सेकेंडरी हो जाएगा द अरेंजमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स इनटू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच अ प्रोटीन एज्यूम्स, यानी 3D स्ट्रक्चर जैसे ही बात आए जहाँ पे 3D स्ट्रक्चर हो जाए तो टर्जरी नहीं लिखना, क्वाटरनरीज का स्ट्रक्चर आंसर चला जाएगा, क्योंकि 3D में मेनली क्वाटरनरी हमें दिखता है। फिर अगला और लास्ट वाला क्वेश्चन जो होगा वो हमारा बैचलर फॉलोइंग है, इजी है। अब देखो ग्लोबुलर प्रोटीन हो जाएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन पहले तो ये सारे ऑप्शन पढ़ो, फिर ये सारे ऑप्शन पढ़ो, जो वाला आता है उसी को पहले बाहर करो, फिर ऑप्शन पे देखने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। तो यहाँ पे लिखा है ग्लोबुलर प्रोटीन, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बी। ये कह रहे हैं प्रोटीन दैट इज यूजुअली वाटर सॉल्यूबल हैविंग द हाइड्रोफिलिक एक्सटीरियर। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एक बार मैं बताती हूँ कि ये मान लो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये हमने 8th क्लास में आई थिंक पढ़ा होगा, 8th या 10th क्लास में, कि ये हमारा जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो होता है वो 2 पार्ट होता है, एक तो हेड वाला पार्ट होता है, एक टेल वाला पार्ट होता है। तो जो हेड वाला पार्ट होता है वो कैसे नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक होगा, और जो नीचे वाला नेचर का होता है वो कौन सा हो जाता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक फोबिक यानी जिसको फोबिया है, फोबिया किससे, हाइड्रो से। हाइड्रो इन द सेंस मैं किसको बोलूंगी, पानी को बोलूंगी, यानी जिसको डर लगता है किससे, पानी से। पानी से जिसको डर लगता है वो हाइड्रोफोबिक, और जो पानी को लाइक करता है वो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। फिर उसके बाद बोले ज्यूटर आयन, तो ज्यूटर आयन का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जाएगा, सेकंड का क्या दे रखा है इन्होंने, डी दे रखा, ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ज्यूटर आयन, सही बात है, बट माइग्रेट टू कैथोड और एनोड, क्योंकि इसके पास क्या चीज प्रेजेंट है, NH2 पॉजिटिव एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का नेगेटिव। तो ये हो गया ना ज्यूटर आयन की प्रॉपर्टी। फिर अगला हो जाएगा फिब्रस प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन का फिर अ प्रोटीन दैट इज वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगा, इट इज वेरी टफ हो जाएगा, लॉन्ग शेप, ये तो देख के पता चल रहा है। फिर नेटिव वाला प्रोटीन हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा ये प्रोटीन विद टर्जरी स्ट्रक्चर इन विच इट्स नॉर्मली अकर इन लिविंग सिस्टम। ये नेटिव वाले प्रोटीन की ही ये फीचर थे, और मैंने ये कहा था कि अब इसी नेटिव प्रोटीन का फिर मैं क्या करती हूँ बाद में डीनेचुरेशन, और डीनेचुरेशन का फिर 2 एग्जाम्पल भी मैंने पढ़ाया था, वो कमेंट में मेंशन करो। फिर अगला हो जाएगा फिफ्थ हो जाएगा सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन जो होता है उसे हम कह देंगे, फिफ्थ का क्या कह रहे हैं, ई हो जाएगा, प्रोटीन दैट प्रोड्यूसेस ओनली अमीनो एसिड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब एक ऐसा प्रोटीन जो कि सिर्फ नॉर्मली एक अमीनो एसिड और हाइड्रोलिसिस पे, तो मतलब अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो 2 चीज तो देगा ही देगा, एक अमीनो एसिड देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा से समझ आया होगा, और हर एक लाइन भी एनसीईआरटी की समझ आई होगी। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और ढेर सारा अपना सब्सक्राइब दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। और हाँ, अगले वीडियो में मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करवा रही होंगी, जिसमें मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डी एंड एफ ब्लॉक करवाऊंगी। तो आप उस लेक्चर को बिल्कुल भी मत भूलना और उसको भी एंजॉय करना। तब तक के लिए बाय बाय।